नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं चारों मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और इस वक्त तो देखिए सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि जो पार्लियामेंट का सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, उसमें क्या होगा, कौन से बिल आएंगे। कांग्रेस कह रही है हम कोई बिल पास नहीं होने देंगे और सरकार की तैयारी पूरी लगती है। और इसको लेकर दिल्ली में मीटिंग्स ही मीटिंग हो रही हैं, बैठकों पर बैठकें रणनीति तैयार करने के लिए की जा रही हैं। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मीटिंग कर रहा है और मोदी सरकार कौन कौन से बिल लाएगी, कैसे नंबर बढ़ाने हैं, कौन से बिल पास कराने हैं, इसको लेकर मीटिंग कर रही है। आज दिल्ली के कर्तव्य भवन में एक बड़ी मीटिंग हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, शिवराज सिंह चौहान है, लल्लन सिंह है, राम मोहन नायडू भी इसके अंदर शामिल हैं और कई सीनियर लीडर्स हैं। और माना यह जा रहा है कि यह मीटिंग आगामी मानसून सत्र की रणनीति को लेकर ही बुलाई गई है। इस बार सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास काफी मुद्दे हैं। राम मंदिर में चोरी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, E20 पेट्रोल जैसा मुद्दा है, फॉरेन पॉलिसी पर भी कल कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार को घेरेंगे। तो अब सरकार इसके भी तैयारी करेगी, क्या जवाब इसका दिया जाना है, किस मुद्दे पर बहस कराई जा सकती है, किस पर नहीं, विपक्ष के सवालों की क्या काट निकाल ली है, ये सारी बातें आज की इस मीटिंग में डिस्कस हो रही होंगी। लेकिन कल कांग्रेस ने एक अहम मीटिंग की थी। हमने आपको शुरुआती जानकारी कल दी थी प्रोग्राम में आते ही, वो कल फिर बाद में डेवलप हुई खबर तो और कई चीजें पता चली। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के घर पर अपनी स्ट्रैटेजी मीट बुलाई सांसदों को लेकर के, और उसमें यह तय हुआ कि ये जो मैंने आपको 4 मुद्दे बताए हैं, इन मुद्दों पर हम सरकार से चर्चा की मांग करेंगे और सरकार को हम घेरेंगे। दूसरा, उसके अंदर यह भी बताया गया, कल पेपर आउट किया विपक्ष ने कि पार्लियामेंट सत्र, इस सत्र में होगा क्या क्या, कौन कौन से बिल आएंगे। तो उन्होंने 6 बिल बताए कि हमारी जानकारी यह है कि सरकार ये 6 बिल इस सत्र के अंदर लाने जा रही है और हम 6 के 6 का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा महिला आरक्षण, परिसीमन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA का बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला जो है, फूड सिक्योरिटी बिल एक्ट में कुछ परिवर्तन करना चाहती है सरकार, वो PM-CM बिल जो है वो 30 दिन वाला जिसके बाद बर्खास्तगी हो जाएगी, वो वाला बिल। तो ये बिल उन्होंने कहा ये सरकार लाना चाहती है और हम सबके सबका हम विरोध करेंगे। इस बीच एक डेवलपमेंट ये है कि कल लोकसभा की तरफ से क्या कहते हैं सर उसको, विजय जी अच्छे से उसको जानते होंगे, बिजनेस बुलेटिन। उसमें तो बिजनेस बुलेटिन में 2 ही बिल हैं। हाँ, बिल है सरकार की तरफ लोकसभा के बिजनेस बुलेटिन में बताया गया 2 बिल अभी केवल उसमें बताए गए हैं। एक बिल है FCRA वाला और दूसरा उसमें बताया गया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। इसमें राष्ट्रगान भी जोड़ दिया, राष्ट्रगीत जोड़ दिया जाएगा, वंदे मातरम जोड़ दिया गया। राष्ट्रगान को लेकर के प्रोटोकॉल है, कैसे होगा, क्या नहीं किया तो क्या कार्रवाई होगी, अब उसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सरकार की तरफ से तो 2 ही चीजें बताई गई हैं, बाकी 5 चीजें और ऑपोजिशन ने बता दी हैं। तो इससे पहले अभी चलिए एक राउंड इस पर हम बात कर लें कि आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन क्या तैयारी माने ये जो बाकी कंटेंशियस बिल हैं ये आएंगे। और कांग्रेस ने कल ठोक के बोला कि हमें यकीन है कि इस सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं आने जा रहा है, ये बिल ले भी आए तो इसको पास नहीं करा पाएंगे। त्रिपाठी जी बताइए, दोनों तरफ की बातें सुन के क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए जो जिसको कहते हैं ना कि लक्षण जो दिख रहे हैं उसमें अब नहीं आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए, और नंबर नहीं होगा तो आएगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नंबर हो जाएगा। अगर नंबर नहीं होगा तो फिर दोबारा वो बिल नहीं आएंगे। कम से कम परिसीमन वाला बिल तो दोबारा फिर नहीं आना चाहिए। नहीं, सारे संविधान संशोधन सबके लिए 2/3 चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो कम से कम उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा, जिस तरह की स्थितियां हैं कांग्रेस मतलब वो शायद जिस तरह से बात कर रही है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मैसेजिंग कैसे दी जाती है। वो कुछ इस तरह से खड़ी है कि उसके साथ के लोग उसका हाथ छोड़कर चले जा रहे हैं और तुम जा रहे हो तो तुम गलत हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुद्दे पे ये नहीं है भाई आप कैसे चले जाएंगे, आप क्या, वो कह रहे हैं कि तुम अगर हमारा साथ छोड़कर इन मुद्दों पर चले गए और नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ चले गए तो तुम गलत हो। दूसरा, एक बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से ये खूब चल रही है कि भाई ये तो 240 और 292-93 वाली सरकार है, इसको कैसे 360-61 मिल सकता है। अब ऐसा कहने वाले पता नहीं वो लोग अच्छा ऐसा नहीं कि वो लोग जानते नहीं, सब तो जानते हैं कि भाई नंबर तो एक आता है चुनाव के समय, दूसरा नंबर होता है अलग अलग मुद्दों पर। हो सकता है किसी मुद्दे पर 403 मिल जाए, हो सकता है किसी मुद्दे पर 543 हो जाए। भाई हुआ था ना
लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं ये तो सरकार 240 की है, 292 93 इसके कुल हैं और अब देखिए 361 पहुंच रही, इसका मतलब कि ये लोकतंत्र के खिलाफ जा रही। तो कांग्रेस ये जो दोनों मैसेजिंग कर रही है, ये दोनों पॉलिटिकल मैसेजिंग उसके लिए बड़ी खतरनाक है, सहयोगियों के लिहाज से भी और जनता भी देख रही है कि आप गलत। देखिए सहयोगियों के लिए तो एक बहुत पुराना गाना है राज कपूर साहब की पिक्चर का, मुझे याद आ गया, आप बोल रहे थे तो अभी, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये वो वाला सीन है कुछ। क्या बात है, हमारे साथ ना रहो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल, नहीं, बहुत वहां सही, कैसे चले जाओगे, बहुत अच्छा ये उदाहरण बात है। अनुभव से बोल रहे हैं। सर गुरुजी सर आपने सिखाया जो सिखाया। तो दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग बात और सुनिए आप। कल खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, उसमें भी यही कहा है कि साहब ये बिल आप लाने जा रहे हो, हमने सुना है, सुना ही है सबने, पता किसी को नहीं है, सुना ही है, हमने सुना है आप बिल लाने जा रहे हो, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए इस पर एक, ठीक है। और शायद ऑल पार्टी मीटिंग परसों बुलाई भी जा रही है, 20 को सोमवार को सत्र हो जाएगा, तो उससे एक रोज पहले बुलाई, अक्सर ही बुलाई जाती है सत्र से पहले, तो वो लेकिन इन्होंने खास तौर पर इस मुद्दे के लिए कहा कि इसमें हमको भरोसे में लीजिए, अगर आप बिल ला रहे हैं तो भरोसे में क्या नहीं, जब आपने डिक्लेयर ही कर दिया कि आप तो साथ ही नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस का चलिए इतना कहना ठीक है कि अगर ला रहे हैं तो भाई पहले बताओ उस बिल में क्या है। नहीं, सर्वदलीय बैठक तो वैसे भी बुलाई जानी चाहिए, ये तो मतलब होती है, ये तो एक होती है वो तो, हाँ, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल के ये तो चिट्ठी लिखी गई दोपहर बाद, और सुबह जो स्ट्रेटेजी मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया अरे ऑल पार्टी मीटिंग में होता क्या है, 35-40 नेता बोलते रहते हैं, सरकार की तरफ से 3-4 लोग सुनते रहते हैं, और जो 2 लोगों को फैसला करना होता है वो फैसला कर लेते हैं, वो तो मीटिंग में होते ही नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब कांग्रेस कह रही है ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ निकलता नहीं और अध्यक्ष चिट्ठी लिख रहे हैं। जयराम रमेश जी का आज का बयान भी है इसके ऊपर, देख लीजिए। खड़गे जी ने और सारे विपक्ष की पार्टी की ओर से फ्लोर लीडर्स ने खत लिखा था किरण रिजिजू को। कल कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी ने खत लिखा है कि परिसीमन विधेयक को लेकर जो आप नए प्रस्ताव लाना चाहते हैं उस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आपके जो प्रस्ताव है उस पर हम चर्चा करेंगे, हमको एक समय दीजिए उस अध्ययन करने का, विश्लेषण करने का। देखिए बात यह है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ये विधेयक लाना चाहते हैं 2029 के चुनाव के संदर्भ में। 2029 के चुनाव को कैसे हमें जीत हासिल कर सकें, उसी संदर्भ में, उसी नजरिए से वो परिसीमन विधेयक लाना चाहते हैं, संविधान संशोधन पर। हमारी जो चिंता है कि जो संघीय ढांचा है उस पर कोई जो डिस्टरबेंस हो जाएगा उस संघीय ढांचे को, खास तौर से दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों को जो परिवार कल्याण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में उनको सफलता हासिल हुई है पिछले 30-40 सालों में, उन पर एक दंड नहीं लगाना चाहिए। देखिए वो फिर नॉर्थ साउथ वाली बात कर रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों का नुकसान नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बेहतर कर लिया है। कह रहे नहीं सर, वो अंतर है दोनों बातों में, दोनों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और बिल के प्रोविजंस के लिए बुलाना। जी, दोनों में अंतर है। जो ये जो ऑल पार्टी मीटिंग है वो तो पार्लियामेंट कैसे चले, सेशन में क्या क्या बात हो उस पर है। वो तो हमेशा ही होती है सेशन से पहले बैठक, और उसमें या तो राजनाथ जी होंगे क्योंकि वही राजनाथ जी चेयर करते हैं, हाँ नॉर्मली तो वो होगा। लेकिन परिसीमन बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो उसके लिए कांग्रेस अलग तरीके से मांग कर रही है कि उसकी एक ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए और उसमें सरकार उस बिल पर बताए कि क्या क्या प्रोविजंस वो ला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। उसमें उनको अमेंडमेंट देना होगा तो वो देंगे, नहीं देंगे वो एक अलग मुद्दा। तो दोनों अलग अलग इशू हैं जिस पर काम होना चाहिए। बिल के प्रोविजंस सेशन शुरू होने से पहले बताए जा सकते हैं पार्टीज को। बिल यदि सरकार लेकर आ रही है तो बताना चाहिए उसको। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वैसे 48 घंटे पहले बिल आने देना ही होता है, 48 घंटे पहले देना होता है मेंबर्स को। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। तो यदि सरकार इसको बिल ना दे, लेकिन सरकार अपने प्रस्ताव तो बता सकती है भाई वी आर प्लानिंग टू डू दिस थिंग, तो उसमें कोई ऐसी चोरी वाली बात थोड़ी। भाई देखिए, एक समझिए ना कि लोकसभा संसद में कोई काम चोरी का तो हो नहीं सकता। सही बात है, ला रहे हो तो भाई, तो ला रहे हैं तो बता दें, लोग पढ़ के ही राय बनाएंगे अपनी, और वो भी इसी देश का हिस्सा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उनको भी ये पता रहे कि क्या है क्या नहीं है। जयराम रमेश जो चिंता करे थे, तो मुझे लगा वो बात को शायद थोड़ा अलग तरीके से बोला। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता ये है कि हमारे दल छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, मुझे ऐसा लगा सहयोगी दल छोड़। लेकिन सर मुझे बताएं, नहीं यही ठीक है, ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है कि आप बताओगे भाई ये इसमें प्रोविजन है, कोई चोरी से थोड़ी पास करा लोगे। मगर वो कांग्रेस तो पहले से ही कह चुकी, बिना बिल आए कह चुकी कि हम नहीं पास होने देंगे। ये भी तो बात करें ना,
नहीं, वो तो अभी जो बात कर रहे हैं उसके आगे तो सरकार बढ़ गई है। अभी जो आप जयराम रमेश साहब को सुनिए ना, थोड़ा गंभीर इशू है। वो जयराम रमेश बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात है और परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर, तो ये बात तो पिछले ज़माने की हो गई। उसके बाद तो होम मिनिस्टर ने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि हम 50% जो है ना यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो 50% जब सीटें बढ़ा रहे हैं यूनिफॉर्म तरीके से, तो उसमें परिवार नियोजन, छोटी आबादी, कम आबादी, ये तो इशू ही नहीं रहा, नॉन इशू हो गया। अब कल जो कांग्रेस कर रही थी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जो एब्सोल्यूट गैप है वो फर्क है, तो उस पर बात करें सरकार से कि भाई एब्सोल्यूट गैप को हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये वाला तो इशू ही नहीं बचा ना। लेकिन एब्सोल्यूट गैप अलग चीज होती है, नॉर्थ साउथ से पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन वो एब्सोल्यूट गैप से भी मुझे लगता है सर बात आगे जा चुकी है, वो 50% पे ही है बात। 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज से एब्सोल्यूट गैप में फर्क आता है ना। मैं कह रहा हूँ वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार उस चक्कर में नहीं फंस रही है। नहीं, सरकार नहीं फंस रही है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का इशू वो होना चाहिए ना। अब नॉर्थ साउथ पे कहां रहे, नॉर्थ साउथ से तो निकल गई ना। हाँ, सरकार 50% पर लगता है उस सरकार को कि हम मना लेंगे, हर राज्य में 50%। मुझे लगता है मना ही लेंगे। अगर जनसंख्या के आधार पर होगा तो एब्सोल्यूट गैप बहुत बढ़ जाएगा। सरकार उसको संतुलित कर रही है। दूसरा जो बार बार परिवार नियोजन खत्म हो गया ना। हाँ, वो खत्म, लेकिन फिर भी जो परिवार नियोजन करें, ये मुसलमानों के इतने विरोधी क्यों हैं? ज्यादा बच्चे तो मुसलमान पैदा करता है, ये तो स्वाभाविक कहा, मतलब तथ्य है ना। अब तो ये नहीं है बात, क्योंकि बार बार TFR की बात कर रहे हैं। अरे सर, इससे कहानी बहुत आगे चली गई। नहीं, चूंकि वो कह रहे हैं इसलिए देखिए, ये तो नंबर 2/3 हुए। ये मैंने आपको जितने बिल बताए, ज्यादातर में 2/3 की जरूरत पड़ेगी। 2/3 सरकार ऐसा करेगी। सर मैं एक बताऊं स्ट्रेटेजी, आप जो कह रहे हैं इसमें से 5 बिल सरकार अभी लेकर आ रही है, जिसमें ये 131 जो अमेंडमेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 30 दिन पर वो जेल भेजने 130, तो वो लेकर आ जाएगी। उससे क्या होगा, वाटर टेस्टिंग हो जाएगी सरकार की। पहले ले आएगी हाँ, तो उससे समर्थन में आ जाएगा जब वहां पर बिल पास हो जाएगा। सर मैं कह रहा हूं इन सबसे आगे बात चली गई, वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत बड़ी खबर आई है, उसमें बताएं सर। पीपी चौधरी जी जो इसके लिए जो जेपीसी बनी है उसके अध्यक्ष हैं, अब वो 10 राज्यों में जाकर के राय मशवरा कर चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, लोडेड स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने हमको ये बता दिया है कि अगर हमको 6 महीने भी मिल जाएं, आप बिल पास करा के हमको बस 6 महीने दे दीजिए, हम पूरे देश का चुनाव एक साथ करा देंगे। लोकसभा का और सारी विधानसभाओं का चुनाव हम 6 महीने में एक साथ तैयारी करके करा सकते हैं। और उनको फिर आगे का इसका मतलब ये मान लीजिए ये बिल अभी पास ना हो, ये 2028 में पास कर ले सरकार, तो भी वो 29 का इलेक्शन कमीशन कराने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है, उनकी बात सुनिए। अभी तो बिल आ ही नहीं रहा ना। पीपी चौधरी जी का स्टेटमेंट देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का हमारा काम है पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना, बिल को एग्जामिन करना और हमारी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को देना। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट 2028 में एक्सेप्ट कर लेती है तो 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। स्वीकार करने के बाद में तो कोई रखने का कोई तुक ही नहीं। जो पक्ष बोलता है, जो अगर मान लो मोदी जी चाहते हैं कि बड़ा रिफॉर्म हो और उनके खाते में जाता है, अगर मान लो, तो अगर कोई अगर कहता तो कैसे तानाशाही बढ़ेगी? क्या उस समय जब देश में आजाद हुआ 1952 से 1967 तक 4 चुनाव, जनरल चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए, क्या उस समय कांग्रेस की तानाशाही थी क्या? उसके बाद में 8 विधानसभा को उन्होंने 68 में बंद किया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ कराने का, क्या वो तानाशाही के लिए क्या था? जब हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर मामला आगे बढ़ गया। और हमारी जानकारी जो है वो ये कि अगर कमेटी को, जैसे उन्होंने कहा चुनाव आयोग 6 महीने में कराने के लिए तैयार है, ये 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। मेरी भी यही जानकारी है कि कमेटी जो है वो इस विंटर, ये जो मॉनसून सेशन है उसमें वो टेबल कर देंगे और सरकार इस पर बहुत गंभीर है। ये जितने बिल यदि आप देख रहे हैं, अब देखने की हर लोगों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। जयराम रमेश की दृष्टि और कांग्रेस की दृष्टि इस बात पर निर्धारित है और पूरी स्ट्रेटजी इस बात पर यहाँ है कि यदि ये परिसीमन लागू होता है, यदि संख्या बढ़ाई जाती है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है और वुमेन रिजर्वेशन आ जाता है, तो 2029 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक केकवॉक होगा। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई अभी टिकने वाली पार्टी दिखाई नहीं दे रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और क्षेत्रीय पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी परास्त कर रही है। बंगाल का हो गया, असम में आपने कांग्रेस का हाल देख लिया, बिहार के अंदर एक बहुत ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी थी, उसका हमने हाल देख लिया।
तो आप यदि हम महाराष्ट्र चले जाएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी का जो हम हाल देख रहे हैं वो स्थिति देखें। आप यदि हम पंजाब चले जाते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों के हाल देख रहे हैं। ये पूरा आकलन, पूरी स्ट्रेटजी इस बात पर कांग्रेस का निर्भर नहीं है कि बिल में अच्छा क्या है, देश के लिए भला है या नहीं भला है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र के लिए है या नहीं, महिला रिप्रेजेंटेशन यदि बढ़ता है तो भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो जाए या कमजोर होगा। बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकतंत्र मजबूत होगा। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्टेट यदि 50% बढ़ता है, इसके अतिरिक्त और कोई आपको बेहतर विकल्प निकल करके दिखता है तो हम कहेंगे उत्तर है इसका ना। यदि 2021 के जो 2000 अभी वर्तमान सेंसस के आधार पर यदि तय किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको और ज्यादा घाटा होगा। इसीलिए 2011 के सेंसस के आधार पर एक क्रॉस द स्टेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। सर ये सेंसस तो इशू ही नहीं रहा, आप इसको क्यों गलतफहमी कर रहे हैं? अरे भाई गलतफहमी मैं नहीं, 2011 में भी सेंसस पे नहीं कर रहे, तो 2026 में भी सेंसस पे नहीं कर रहे, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो सरकार उस पे करी नहीं रही सेंसस पर। अरे भाई सरकार, सर 11 के सुनिए 11 का सेंसस तो है ही सर। नंबर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कह दिया 50% हम यूनिफॉर्म तरीके से सीट बढ़ा रहे हैं, सेंसस का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फैक्चुअली इनको बता देता हूं। फैक्चुअली ये हर जगह फैक्चुअली ही बोलते हैं, इसलिए फैक्चुअली हम बता रहे हैं। कांग्रेस का डिमांड ही यही है कि आप जनसंख्या पहले आप करते नहीं है, उसके बाद आपको करना चाहिए था। कांग्रेस का एक तर्क ये भी है, और कांग्रेस ने ये तो बोला ही है ना कि आप सेंसस कराओ फिर करो। उसका फर्क मैं बाद में बताऊं, चलिए आप करिए। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का तर्क ये है कि यदि वो होता है तो उससे और ज्यादा उनको अच्छा, घाटा हो इसकी सकता है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन आप ये सोचिए ये सारे बिल, महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब भारत की विधायिका पर इसका असर सोचिए ना आप। हमारा सारा क्या कहते हैं सर विधायिका को, लेजिस्लेटिव का सारा तौर तरीका बदल जाएगा भाई भारत का। आप मतलब ये आमूलचूल परिवर्तन है। बिल्कुल ये बड़ा परिवर्तन है उसमें। अब सर एक लाइन मैं बोल दूं आपको, यदि सेंसस पर आप चाहें तो। सर इनकी परमिशन लगेगी। बोलिए आप बोल लीजिए। मैं एक दो खबरें बता करके एक्चुअली बताना चाह रहा था, फिर आ जाएंगे इस पर सर, आ जाएंगे। अब सब सवाल ये कि नंबर की बात हो रही थी, तो नंबर को लेकर के 2-3 खबरें मैं आपको बता देता हूं। पहले एक तो डीएमके अगर साथ है इस पर सरकार के साथ, क्योंकि अभी वही बात चल रही थी नॉर्थ साउथ वाली, तो सरकार को एक बहुत बड़ा चंक मिलता है। 22 सांसदों का एक लॉट, बड़ा लॉट है। तो वो गैप जो उसको पूरा करना है लगभग 60 एमपीज का, वोटों का, वो काफी हद तक पूरा हो जाता है। इसको लेकर के कल पहले पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि हमने सुना है डीएमके वाले साथ समर्थन करने जा रहे हैं इस बिल पर सरकार का। कल एक और पार्टी जो पहले कांग्रेस की तरह डीएमके की साथी थी और फिर वो विजय की पार्टी गठबंधन में चली गई तमिलनाडु में, वीसीके, कल वीसीके ने इस बात को ओपनली कहा कि हमारी जानकारी है कि डीएमके एनडीए में जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात उन्होंने बताई। ऑल्दो उसको डिनाई किया, डीएमके ने सब किया, लेकिन एक दल का, तमिलनाडु के दल का एक कहना कि ये एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी जो है वो कह रही थी। अभी सर जो है बात कह रहे थे कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। इसको दूसरी तरीके से कहा है एनडीए की एक सहयोगी छोटी पार्टी ने यूपी में, ओम प्रकाश राजभर जी, काफी बयान देते हैं वो, लेकिन ये बयान उनका नोट करने वाला है और इस पर विवाद भी है। उन्होंने ये कहा कि ये बिल जो आ रहे हैं आप देखिएगा ये सब साथ देंगे, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उन्होंने कहा अगर इस देश में इन सियासी पार्टियों को अपना वजूद बचा के रखना है, यहां पॉलिटिक्स करनी है भारत में, तो करना वही पड़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह चाहते हैं। चुनाव आयोग ने सही कहा है। पहले तो बिल पास करने के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनी है, वो समिति पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम करके सबकी राय ले रही है और मानसून सत्र में ये पेश होगा और वो पास भी होगा। लोग पास करेंगे कि हम एक बात कहें ना, इस धरती पर अगर रहना है तो अमित शाह और मोदी की बात को मानना है, पार्टी को जिंदा रखना है, बचा के रखना है, तो फिर तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, महिला बिल, परसीमन बिल सब पास करना पड़ेगा।
ऐसे ही दोस्तों से आगाह करती हैं बचपन में माताएं, सही नुकसान मत करा लेना अपना। कह रहे इस धरती पर अगर रहना है तो वही करना पड़ेगा जो मोदी और अमित शाह कहते हैं। तो सर ये अपने क्षेत्रीय दलों को संदेश दे रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी संदेश दे रहे थे? अब वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो किसको संदेश दे रहे थे? कि वो तो कह रहे थे कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, वैसे देश की राजनीति में रहना है तो मोदी शाह करना होगा। लेकिन उनकी वो जो मुझे लगता है पॉइंट कह रहे हैं उस पर हाँ, कह रहे हैं सब साथ दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरीके से काम करते हैं वो कोई भी कच्चा काम नहीं करते हैं। उनका बहुत सॉलिड ग्राउंड वर्क होता है। आर्टिकल 370 का जब देखा हमने हटाया था उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से पास नहीं करा पाएगी, लेकिन वो फ्लोर मैनेजमेंट रहा अमित शाह जी का कि उसको उन्होंने पास करा लिया। और अभी जिस तरीके से तो समुद्र में विलीन होने के लिए ही होता है, और अभी जिस तरीके से लगातार क्षेत्रीय दल टूटते जा रहे हैं, मतलब जो घोर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, जो घोर हिंदुत्व के विरोधी माने जाते थे, जो घोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोधी माने जाते थे, वो भी अब इस स्तर पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि हम भाई अगर बिल आएगा तो मुद्दों के आधार पर समर्थन दे सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि वो समर्थन देंगे। डीएमके का जाना, शरद पवार का इस तरफ से जाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश है क्षेत्रीय दलों को कि अब देश की राजनीति कहां जा रही है। इस पर एक खबर और वो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव भी इस मामले में 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा जी, तो उसकी बात भी उनकी बात भी हो जाएगी। अभी आपने लेकिन शरद पवार जी की बात, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, मेरे तो कान खड़े हुए सुन के किसकी किससे मुलाकात हुई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई कल। जयंत पाटिल जो शरद पवार जी की पार्टी के बड़े नेता हैं, और उनके साथ थे जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड एक बड़े क्या कहते हैं दबंग टाइप के नेता हैं और और शरद पवार जी के बड़े करीबी हैं। सर ये मीटिंग क्या थी? दरअसल मुझे लग रहा है अगर जितेंद्र आव्हाड गए हैं मिलने के लिए तो ये तय है कि शरद पवार का कोई संदेश होगा, सुप्रिया सुले का कोई संदेश होगा और प्रदेश की राजनीति को लेकर कोई मुझे लगता है चर्चा की बात होगी। जितेंद्र आव्हाड और एकनाथ शिंदे की बात हो या जितेंद्र आव्हाड और देवेंद्र फडणवीस के समीकरण बहुत अच्छे नहीं है। एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड तो एक ही क्षेत्र से आते हैं। एकनाथ शिंदे थाने से और जितेंद्र आव्हाड तो मुंब्रा से आते हैं, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी जहां बाहुल है वहां से वो विधायक बनते हैं, तो वहां पर वर्चस्व की इनकी लड़ाई पुरानी है। अगर एकनाथ शिंदे के पास जितेंद्र आव्हाड जा रहे हैं, सारी मीटिंग्स का सिलसिला है ना सर, निश्चित रूप से। तो यही लोग मिले थे पहले मुख्यमंत्री से, हाँ, फिर उससे पहले शरद पवार जी मिले थे। जितेंद्र आव्हाड अगर गए तो ये प्रदेश के राजनीतिक समीकरण की बात होगी, प्रदेश कैबिनेट को लेकर बात होगी, दिल्ली की राजनीति की बात नहीं होगी। दिल्ली की राजनीति की बात नहीं होगी, नहीं, दिल्ली की राजनीति सुप्रिया सुले करेगी। ये प्रदेश में शरद पवार की वो तो आप जरा डिटेल में चले गए। एनडीए में आने की बात करने के लिए वही तो है सर, वही तो बात है कि प्रदेश में कैसा और केंद्र में कैसा हो एडजस्टमेंट। असल मुश्किल ये हो गई है कि अभी जो राजभर जी ने कहा वो तो खैर थोड़ा नेक्स्ट लेवल बोलते ही हैं, तो उनका अलग है। लेकिन आप जरा सोचिए कि शरद पवार की पार्टी के लोग कहीं मिल रहे हैं तो किसको किसको पता, ये नहीं पता। सुनेत्रा पवार की पार्टी के लोग मिल रहे हैं तो किसको किसको पता है, नहीं पता। अब आज की खबरें हैं, ये तो मैंने छपी हुई खबर जो पढ़ी कि जानकारी ही नहीं थी सुनेत्रा पवार जी को कि कौन कौन जाके देवेंद्र फडणवीस से मिला है। सुनील तटकर, प्रफुल्ल पटेल। इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुत कुछ चल रहा है। और जो हम लोग बार बार कहते थे कि नहीं शरद पवार तो मतलब एक उनका एक सेट पैटर्न है, उसमें बिहेव करते हैं, उसमें वो चौंकाते हैं, ना इस बार वो शायद वो अपना पैटर्न तोड़ रहे हैं। चौंकाएंगे लेकिन पैटर्न वो अपना तोड़ रहे हैं। और जितेंद्र आव्हाड के मिलने का सीधा सा मतलब हुआ कि जो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच में क्या कोई गुंजाइश बन सकती है, उस पर बात हो सकती है, क्योंकि सीधे तो वो एनडीए का हिस्सा भाजपा से नहीं बन सकता। अब प्लीज, सॉरी, आप उस वक्त कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, मैं वो जनसंख्या, लेकिन एक जो अभी महाराष्ट्र में बात की तो अभी हर्षी ने बहुत एक अच्छी फोटो बताई कि अभी ये पीपी चौधरी साहब की टीम जो है वहां गई हुई है लखनऊ में, तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ सुप्रिया जी ने फोटो वन नेशन इलेक्शन पर जो आपने बताया था पीपी चौधरी पोस्ट किया। मैं एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर आपको बता रहा हूँ जी। तो वो अच्छी राजभर जी को देखकर या तो उन्होंने सुन के, राजभर जी पे कुछ नहीं कहना आपको? नहीं, राजभर जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े नेता हैं, उनकी बात ठीक ही होगी जो कह रहे हैं। नहीं, मैं दूसरा निवेदन कर रहा था कि सेंसस में क्या है, भले के लिए कर रहे हैं या एक ही मिनट सर, आप बोलिए। हाँ, नहीं, मैं केवल इतनी सी बात बता रहा हूँ कि एक तो अभी जो ये आ रहा है बिल, डिलिमिटेशन का बिल, उसमें सेंसस को सरकार ने रखा नहीं, उनका यूनिफॉर्मिटी 50% रखते हैं, ठीक है। ये कहा गया कि 2011 पर करना चाहिए, कांग्रेस कह रही है 2026 पर आई है। उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क यह है कि 11 में आपकी आबादी है 120 करोड़, 2026 में आबादी है आपकी 145 करोड़। तो जब आप उसको 850 सीटों पर करेंगे तो फिर आपके पास जो हर पार्लियामेंट में नंबर ऑफ
पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ा रहेगा। तो यदि 2026 करते तो 850 की बजाय हो सकता है 1100 सीटें करनी पड़े, ये फर्क है। मैं इतना से नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है आपने ये वाला, बाकी आपकी बात ठीक है, आखिरी वाली सिर्फ मैं कहूं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ा के करना है। सीट तो बढ़ रही है 120 से 142 आपका पहला लॉजिक, लेकिन वो क्यों जनसंख्या पर नहीं कर रहे हैं? पहला लॉजिक यह है कि हिस्से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंटेटिव के पास ज्यादा आबादी, वही मैं कह रहा हूं, वो जो 50% बढ़ाना है। एक मिनट सर, 10 सेकंड एक्चुअली आपके लिए ना, आपके लिए दोनों के लिए समय नहीं है। 10 सेकंड ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर लेंगे सर, इसी पे आ जाएंगे, दोबारा कर लेंगे। राहुल गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। वो देहरादून में उनकी आज रैली है, गूंज छात्रों की, यही नाम से एक वो अलग अलग जगह उनके प्रोग्राम लगे थे। और तो 2-3 प्रोग्राम उनके वो नहीं हो पाए क्योंकि पीछे वो देश में नहीं थे। अब वो आते उनकी देहरादून में एक रैली लगाई गई है, पोस्टर वोस्टर आप देख ही रहे हैं। अभी अब से कुछ देर के बाद ये रैली शुरू होगी और इसमें वो एजुकेशन के मुद्दे जो हैं वो उससे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा डिमांड करते हुए वो सारे इश्यूज राहुल गांधी उठाने जा रहे हैं। और यहाँ परमिशन मिलने को लेकर के, कौन से ग्राउंड में रैली होगी, इसको लेकर के भी काफ़ी कुछ हंगामा हुआ। और कल एक हादसा भी हो गया वहाँ पे, एक खंबा गिर गया तो वहाँ एक व्यक्ति की मौत भी हो गई उस ग्राउंड में जहाँ राहुल गांधी की आज सभा होनी है। एनीवे, अभी मैं आपको बता रहा था कि जो पार्लियामेंट सत्र होगा उसमें राहुल गांधी कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे। अब भाषण तो उनका एक ही बार होगा, अब वो किस मुद्दे पर भाषण देते हैं, किस बिल पर भाषण देते हैं, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन उनके लिए उनके जो मुद्दे हैं मोटे मोटे, वो राम मंदिर का मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी अभी तक कुछ नहीं बोले। खुद राहुल गांधी, उनकी पार्टी तो बहुत बोल रही है। दूसरा E20 का मुद्दा है, मेरी नजर में तो E20 में भी अभी तक उन्होंने कुछ बात नहीं की है। तीसरा ये एजुकेशन वाला मुद्दा ये है ही। फॉरेन पॉलिसी पर राहुल गांधी काफी बोल चुके हैं पहले, तो ये फॉरेन पॉलिसी की विफलता है मोदी सरकार की, ये भी एक बात कांग्रेस पार्टी जो है वो करना चाह रही है। जयराम रमेश जी का भी एक और बयान आया, मैं आपको वो पहले सुना देता हूं क्योंकि हम बात कर रहे थे कौन कौन से बिल आएंगे सर। वो कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। वो जयराम रमेश कह रहे हैं कि को ट्रेस आउट नहीं कर पाया सरकार को जो बिल पास कराने होते हैं वो कभी पहले नहीं बताती है मामूली छोटी मोटी बातें हम हमारे साथ शेयर करती है, वो कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती हैं। जो बड़े बिल लाने होते हैं वो कभी चर्चा करके नहीं लाए जाते। जो बुलेटिन में छपता है और जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो करना चाहते हैं वो बुलेटिन में डालते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं और अचानक मनमर्जी पिछले शाम को बिल पेश होता है और जानकारी हमें मिलती है कि संविधान संशोधन होने वाला है, विधेयक। तो ये बुलेटिन तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है, घोषणाएं होती हैं, जो बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल है, पर असली बात जो इनके मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा, ये 2/3 बहुमत, इसको मैं कहूँगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं, पर वो मिलेगा नहीं। हम लोग बात कर चुके हैं इस पर कि भाई कोई चोरी छुपे तो काम हो नहीं सकता पार्लियामेंट के अंदर। ये बात ठीक है कि सरकार ने अभी तक ओपनली नहीं बताया अगर कि हम ये महिला बिल, डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं, तो शायद वो अपने नंबर्स को अभी सहेज के रखना चाहते हैं कि भाई पहले से मत आउट करो कौन कौन, कि हम ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि 360 हो गए तभी बिल लाया जा रहा है, तो वो अभी वो नहीं बताना चाहते। देखिए ये तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ये तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी जो विजय जी शुरू में कह रहे थे ना, फॉरेन पॉलिसी फेल है सरकार की। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने सौरभ जी ने कहा कि राहुल जी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बोल रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं। भारत की विदेश नीति तो बिल्कुल फेल है। विदेश मंत्रालय पता नहीं कहाँ सोया रहता है, उसके खुफिया विभाग कहाँ सोए हुए हैं। राहुल गांधी का विदेश यात्रा के बारे में कुछ डिटेल न मिले, उनको पता ही नहीं है कि देश का नागरिक कहाँ जाकर के सो रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, स्विमिंग कर रहा है, घूम रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। इतनी जानकारी तो इस देश के लोगों को होनी चाहिए थी। खड़गे जी को नहीं जानकारी है, उनके लोगों को जानकारी नहीं है। मुद्दे पर आ जाते हैं। जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो मूलतः पार्लियामेंट को चलाने के लिए होती है। सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जाती है उसमें एक तो लोकसभा स्पीकर बुलाते हैं, उसमें तय होता है कि भाई ये एजेंडे पर होता है। लेकिन आपने देखा था कि जब 5 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना था तो सारी तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव था।
तो किसी को जानकारी नहीं थी। 1 घंटा पहले जो है वो आकर के सदन में ही उसको कॉपी बंटवा दी गई थी। तो सरकार को ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है नंबर को मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट नहीं, मैनेज करने के लिए विपक्ष लोग कितना आए, अब जाकर के तब इसके लिए हो सकता है कि वो 1 घंटा पहले कॉपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो कॉपी होती है उसको चाहे तो ला करके रख सकती है। आप वो जो बात छूट गई थी वो करना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप लोग कुछ शायद उस पर बात कर रहे थे ना, डिलिमिटेशन पर बात कर रहे थे आप लोग। मैं तो नहीं, वो पूरी ही हो गई लगभग। वो विजय जी का ये कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती थी, और मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जब कोई निर्णय लिया जाता है तो पीछे और आगे दोनों का लेके लिया जाता है। भारत की जनसंख्या जो अभी TFR है ओवरऑल, वो जहां जाके रुक गई है वहां ये 850 का आंकड़ा है। विजय जी कह रहे हैं कि अगर 120 से 145 पे जाएंगे तो ये नंबर और बढ़ेंगे। ये डिबेट थी, लेकिन जनसंख्या पर तो हो ही नहीं रहा। ओवरऑल वो 50% बढ़ा दिया जा रहा है 543 में सीधे। नहीं, लेकिन डिलिमिटेशन करने के लिए जनसंख्या की तो जरूरत पड़ेगी ना, सेंसस की जरूरत तो पड़ेगी। नहीं, वो तो सीट के लिए कोई पड़ेगी, अलग विवाद है, उसको छोड़ दीजिए। की बात कर रहा हूँ, वो तो जनगणना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप सीट करेंगे तो बिना जनगणना कैसे कर लेंगे? तो उसका आधार 2011 की। हाँ, वो तो ठीक है। आप कह रहे हैं कि पर वो सर बात ये कि सरकार इसको लागू कर देना चाहती है 2026 की ही जनगणना, इसलिए 2026 के सेंसस का इंतजार नहीं कर रही। ठीक है, मैं तो बात दूसरी कर रहा था कि भाई उसको फर्क समझने की जरूरत है कि जो सरकार का एक लॉजिक था डिलिमिटेशन को लेकर, वो ये था कि संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में आबादी इतनी बढ़ गई है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को उसको देखना मुश्किल काम है। तो जब 25 करोड़ आबादी उस दौरान बढ़ गई है तो वो नंबर तो अचानक बढ़ जाएगा ना। आप बढ़ा भी देंगे तब भी, मतलब आपने घर बनाया और 5 कमरों की जरूरत है और आपने कहा पहले हम एक ही कमरे में रहते थे। एक्सरसाइज जल्द से जल्द कर देना चाहती है। एक लाइन में उत्तर, बस एक लाइन में उत्तर। उसमें मैं कोई विजय जी, जनसंख्या का समानुपात अभी भी अक्रॉस द स्टेट अंतर है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख है, उसी को तो साउथ में आज के दिन में भी 12 लाख पर है कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है सर, चलिए। तो ये चीजें 2026 में भी यदि होता है तो ऐसे ही अंतर आपको। अगली खबर मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी तो देहरादून जाके रैली कर रहे हैं। मैंने आपको बताता हूं, मांग चल रही है कि यहाँ जंतर मंतर चले जाएं, वहां पर सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं। और अब अक्रॉस पार्टीज, बीजेपी को छोड़ करके सारे दलों के बड़े नेता जो हैं वो अपील कर रहे हैं, सोनम वांगचुक साहब अपना अनशन आप खोल दीजिए, इसमें जान को खतरे में मत डालिए। आज अरविंद केजरीवाल जी वहां पर पहुंचे हुए थे, वैसे डिंपल यादव जी भी पहुंची थी कल वहां पर। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी अपील कर चुके हैं उनसे। अरविंद केजरीवाल जी वहां मिलने के लिए गए तो जो अभिजीत दीपके हैं जिन्होंने ये कॉकरोच पार्टी बनाई थी, उसी के बैनर तले ही वहां सब कुछ हो रहा है। उनका तो पुराना एक साथ रहा है अरविंद केजरीवाल जी से, और अरविंद केजरीवाल जी के लिए पहले बहुत काम कर चुके हैं सोशल मीडिया का। तो फिर वो विदेश चले गए थे, वहां जाकर के तो अरविंद केजरीवाल जी को अपना पन महसूस हुआ होगा। लेकिन वहां जाके उन्होंने बात की कि सोनम वांगचुक इस देश के शिक्षा मंत्री होने चाहिए। भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह इनको बनाओ शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, नीचे कर ले। इस पर हमको बात ही करनी चाहिए। वांगचुक जी की तबीयत खराब ना हो, ये तो सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसी भगवान ने करे परिस्थिति बनती है तो सरकार फिर एक्ट करेगी। लेकिन इस प्रदर्शन का, इस सो कॉल्ड मूवमेंट का प्रभाव क्या है? नेता चले जाएंगे तो मूवमेंट बन जाएगा क्या? मूवमेंट तो जनता से बनता है, लोगों से बनता है। वो वहां जा नहीं रही है। अब केजरीवाल जी वहां जाके क्या अपील करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? गलत तो नहीं सर सुनील जी? नहीं, बिल्कुल बराबर है। और अरविंद केजरीवाल जब सामाजिक कार्यकर्ता थे तो सामाजिक कार्यकर्ता बनकर उन्होंने एक आंदोलन किया, अन्ना हजारे को चेहरे को आगे किया और पूरी उसकी जो राजनीतिक लाभ था उसका लाभ ले लिया। अब वो जंतर मंतर गए तो एक नेता के रूप में गए, तो उनको पता है कि भाई इस मंच का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस मामले के बहुत माहिर आदमी है कि कैसे मामले को हाईजेक किया जाता है, कैसे एक मंच का इस्तेमाल किया जाता है। पहले अन्ना हजारे को इस्तेमाल किया, अब उनको लगा कि सोनम वांगचुक को किसी तरीके से मैं इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है उन्होंने सोनम वांगचुक को किया। अब वहां जाकर आपको सोनम वांगचुक की आपको तबीयत का हालचाल पूछना था, सोनम वांगचुक से आपको कहना चाहिए था कि आप अपना आमरण अनशन खत्म करें।
आप वहां जाकर अपनी राजनीति कर रहे हो, कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना दीजिए। ये हास्यास्पद और इतनी वाहियात बात अरविंद केजरीवाल के दिमाग में आ सकती है। वह व्यक्ति वहां पर जिस संदर्भ में आमरण अनशन कर रहा है, आप संदर्भ में बात कीजिए। क्या सोनम वांगचुक देश के शिक्षा मंत्री बनने की स्थिति में, क्या वो क्या सांसद है? क्या उनकी राजनीतिक इच्छा मंत्री बनने की? क्या उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं, या उन्होंने अपनी कोई राजनीतिक इच्छा बताई? आप अनावश्यक रूप से वहां पर जाकर जिस तरीके से आपने इनका पोस्ट नहीं पढ़ा, आपने पूरे साची जिस साहब। तरीके से लोग हैं, इन्होंने जो लिखा, मतलब इंटरेस्टिंग बात आपने लिखी है कि भाई इससे साबित हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल जी गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। ये देखिए सच यही है, केजरीवाल अब पूरी तरह से मौज में है। उनको लग रहा है कि अगर मान लो कुछ बन गई, कुछ एनार्किस्ट वैल्यू बन गई तो बड़ा अच्छा, और ना बनी तो कोई बात नहीं। ये सारे लड़के उन्हीं के तो हैं, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितना ये सौरभ दास, वो अभिजीत दीप के, वो क्या नाम है जो दहिया जो अच्छा नृत्य करता है, वो सब वही सब हैं। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे। कोई किसी विंग में काम करता था, कोई किसी विंग में काम करता था। लेकिन अब तो सारी पार्टियों के नेता समर्थन दे रहे हैं इनको। कोई समर्थन नहीं दे रहा है। आपको गुरदीप सप्पल जी का लंबा सा पत्र पढ़ना चाहिए। वो करें कि गांधीवादी अनशन ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं। और उससे आगे अगर मैं कहूं, हम लोग भी कई बार, चूंकि वो आंदोलन तो हमने रिपोर्टर के तौर पे बड़ा जम के कवर किया था, अन्ना वाला। अन्ना हजारे को लाख लोग गालियां दे, अब ये तो अरविंद जी की वजह से उनको गालियां पड़ रही। वो आदमी कहां, उसको तो कोई न इच्छा थी न कोई आकांक्षा थी, वो तो फिर अपने रारे गण सिद्धि चला गया। वो तो सही में अनशन कर रहा था ना भाई, वो कोई ये थोड़ी इनकी तरह थोड़ी नहीं कर रहा था। अच्छा ऐसा मत कहे, सोनम वांगचुक 18 दिन से जो है वो अनशन कर रहे हैं। 20 दिन हो गए सर। आप दोनों को फिर जोड़ दे रहे हैं सर। सोनम वांगचुक अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छे खासे व्यक्ति हैं, उनके उस पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। वो जो ये अनशन करने आए हैं, उनकी क्या इच्छा आकांक्षा है कि अरविंद केजरीवाल आके शिक्षा मंत्री बना रहे हैं? उनकी क्या इच्छा आकांक्षा? मैं फिर कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। उस वक्त ये हम लोगों ने भी मांग की थी, मैंने खुद मांग की थी, यहां से भी मांग की थी। लेकिन सवाल ये, क्या उसको इस तरह से चलाया जा सकता है जैसे ये आंदोलन चल रहा है? और जो ये लड़के जो ये आंदोलन कर रहे हैं, एक दिन में गलती से गया था उधर से, अंदर नहीं गया क्योंकि क्या फायदा जाने का। वहां बड़े विचित्र विचित्र, ऐसा तो हमने इस तरह का आंदोलन देखा ही नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ जो जंतर मंतर पर देश भर से कुछ कोई विचित्र विचित्र किस्म के प्राणी टहलते रहते हैं ना, कोई कुछ कुछ लिए हुए, अब उनका नाम क्या लेना, अजब गजब के, वही बस से इकट्ठा। एक्चुअली इस इशू में क्या, इसमें एक बेसिक जो इशू मुझे लगता है वो ये कि ये गाड़ी छूट चुकी है भाई। आप नीट का पेपर लीक हुआ, वो बहुत आपने ठीक कहा, इस मंच से हम लोगों ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। उसके बाद पेपर हो गया, अब तो दाखिले हो रहे हैं कॉलेजों के अंदर, बात वहां पहुंच गई, कल रिजल्ट कोई सड़क पे नहीं है। तो अब राहुल जी भी आज उसी मुद्दे को लेकर के रैली करने जा रहे हैं। ये 20 दिन से वो खामखा अपने शरीर पर लिए हुए हैं त्रास इस बात का, तो वो तो बात खत्म हो गई कब की। क्या उस वो मुद्दा बचा है क्या? सवाल तो अब इस बात का है। अब मतलब आप कहीं अचानक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें तो ऐसा लगता है यार कब की बात कर रहे हो ये? नहीं तो जिस इशू पर इस्तीफा देना चाहिए था वो नहीं देंगे तो इस्तीफा का मांग खत्म हो गई क्या? इशू थोड़ी खत्म हो गया। चले। और केवल इशू पेपर हो जाने से थोड़ी हुआ है। मसला था कि पूरे जो सिस्टम में गड़बड़ी है उसकी बात है कि भाई नीट के पेपर को और तरीके के पेपर के, वो अलग मसला है। ये ठीक है कि भाई आज उसकी उतनी वो नहीं बची, मैं इतना नहीं कह रहा हूं, उसकी चर्चा नहीं होती, उसकी चर्चा नहीं हो रही और लोग उस तरह से वहां पर नहीं आ रहे। पॉलिटिकल पार्टी जब अरविंद जी आज इसलिए आए हैं क्योंकि अब उनको लगा कि ये इतनी सी बात हो गई कि भाई 1500 लोग उनके साथ खड़े हैं तो वो आ जाए। लेकिन सोनम वांगचुक के अनशन को हम डिमोनाइज करें, मुझे ठीक नहीं लगता। तो वो ईमानदारी से वो जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको कैसे हम गलत कह देंगे? हाँ, 20 दिन से वो अनशन कर रहे हैं और उन्होंने तो कहा नहीं अरविंद जी को कि भाई मुझे मुख्यमंत्री वो बनाइए, शिक्षा मंत्री बनाइए। वो इशू, और कोई नहीं आया था तब भी वो 20 दिन से वहां पर है। ये इनके साथ जो और लोग हैं, इन्होंने ये अब शुरू किया काम कि और नेताओं को बुलाओ। वो बुलाने का काम वो लोग कर रहे होंगे और उसका भी एक फायदा होता है ना। अभी पार्लियामेंट हो रही है तो सब लोग आते हैं तो एक प्रेशर बनता है सरकार पर कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और मुझे तो लगता है कि मैं अपील के तौर पर भी कर सकता हूँ कि बीजेपी को, सरकार को आना चाहिए और अनशन खत्म करवाना चाहिए। और ये तो सरकार का मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले आप उनको एनएसए में बंद करवा देते हो अकारण, फिर 4 महीने बंद रखते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर वहां जाते हो आप सेवा में उनकी, और फिर जब वो आ गए, बीजेपी खुद कंफ्यूज है सोनम वांगचुक को लेकर। ठीक है, समझे? असली बात कुछ बोल रहे थे सोनम वांगचुक नाराज हो गए थे बीच में सर, एक लाइन पूरी नाराज हो गए थे, कहे कि ठीक है फिर चीन की सेनाएं आएंगी तो हम नहीं रोकेंगे उनको, हम नहीं बताएंगे कुछ। ये है सोनम वांगचुक, बाकी जिसको जो महिमा मंडन करना हो कर सकते हैं। नहीं, वो बात ये थी, सोनम वांगचुक ने नहीं कहा था ये।
सोनम वांगचुक कह रहे थे कि ऐसा उन लोगों ने कहा जो सर वहां ये पर लोग हैं बॉर्डर लगातार, पर। हाँ मैं कह रहा हूं लगातार ये बात तो कहते रहे, वो भी ये कहते रहे कि हाँ भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जितने अफवाह फैलाने के तरीके थे सोनम वांगचुक खुद कर रहे थे। सोनम वांगचुक अपना उनका, अगर किसी की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है तो ठीक है, जिस नाम पर उन्होंने जमीन सर, ली थी, आप कह लें एक वहां बात क्यों फिर, नहीं क्योंकि और खुद बहुत सारी खबरें बस एक ही लाइन बोलूँगा। देखिए, सोनम वांगचुक एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और एक एजुकेशनिस्ट के रूप में स्वीकार हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जो 6 शेड्यूल को लेकर के और वहाँ स्टेटहुड को लेकर के जो वो आंदोलन चला रहे थे, शुरुआत में तो उनको ट्रैक्शन मिला, लेकिन अभी उनको ट्रैक्शन नहीं मिला है। मुझे लगता है उसका वो सरकार का इतना अहंकार ठीक नहीं है सर, वांगचुक से बात करनी चाहिए। ठीक है सर, आगे सर, आगे अगली खबर एक आ रही है, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, वो आपको बता दूं मैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है पुलिस और बदमाशों के बीच में, और इसमें 2 बदमाश मारे गए हैं। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये लूट की वारदात में शामिल थे दोनों बदमाश। ये खेरिया गांव है, इसके पास ही मुठभेड़ हुई है, और जो एसएसपी हैं आदित्य लांघे, उनके समेत तमाम पुलिस के कर्मी अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। 2 बदमाशों की मौत, लूट के जो आरोपी थे उनकी मौत हुई है इस एनकाउंटर में। वो 2 बदमाश मारे गए और पुलिसकर्मी भी 2 जो हैं वो घायल हुए। तो उत्तर प्रदेश में एक और बड़े एनकाउंटर की खबर है, 2 बदमाशों का एनकाउंटर फिरोजाबाद में। इन दोनों बदमाशों पर एक लूट का आरोप था, पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ हैं इस खबर पर। जी विशाल, बताएं क्या मामला है? देखिए, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में सौरभ, अब से कुछ देर पहले ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक डॉक्टर के घर में इटावा में लूटपाट की घटना हुई थी। उसको अंजाम देने वाले जो बदमाश हैं वो ट्रेन के सहारे कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा ट्रेन को रुकवा करके उसकी घेराबंदी की। बदमाशों को जैसे ही इस बात का एहसास हो गया कि जीआरपी ने पुलिस के साथ मिलकर के, एसओजी के साथ उन सभी को घेर लिया है, उसके बाद बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। जीआरपी के साथ साथ जो एसओजी की टीम होती है पुलिस की, वो उनको दौड़ाना शुरू करती है, उनको पकड़ने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन बदमाश मौके का फायदा उठा करके वहां के एक नजदीक गांव में घुस जाते हैं, जिसके पास बताया जाता है कि एक स्कूल भी होता है, और स्कूल के बगल से जो खेत का रास्ता होता है, उस खेत के रास्ते से वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी कर देते हैं। एसओजी के 2 जवानों को गोली लगी है इस पूरे मामले में, और उसके बाद उन दोनों ही जवानों को आगरा जो अस्पताल है उसमें शिफ्ट किया गया है। एक जवान की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल भी बताई जा रही है, और जवाब में जो पुलिस ने फायरिंग की है सौरभ, इस पूरे मामले में दोनों ही बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं, दोनों की मौत हो गई है, और सर्च ऑपरेशन इस समय उस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है ताकि यह स्टैब्लिश किया जा सके कि जो 2 बदमाश इस पूरे एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, कहीं इनका कोई और साथी वहां मौके पर मौजूद तो नहीं था जिसको पुलिस ना देख पाई हो। इसीलिए इस पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, और यह कोशिश की जा रही है कि स्टैब्लिश कर लिया जाए कि दोनों बदमाशों के साथ कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति तो नहीं था। लेकिन फिलहाल जो कंफर्म जानकारी है वो यही है कि इस एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर हो गए हैं जिन्होंने इटावा में एक डॉक्टर के घर लूटपाट करने की कोशिश की थी। सौरभ। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एनकाउंटर है लूट की वारदात के बाद। क्या है, अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने आज एनकाउंटर पर एक स्टेटमेंट दिया भी था एक जगह जब वो बात कर रहे थे, सुनते हैं वो भी। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे, उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। देखिए, एनकाउंटर फिरोजाबाद में हुआ है, वो शामली की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, बहुत दूर नहीं है दोनों जगह। मुजफ्फरनगर दंगे को संदर्भ में उन्होंने कहा ये बातें। मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब डर नहीं लगता, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो खैर अपराधियों से और ये जो गैंग्स थे इनसे काफी आतंकित रहा, बड़े लंबे अरसे तक आतंकित। नहीं, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ये तो कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं कि योगी आदित्यनाथ के आने के पहले ये मुश्किल थी। और मैं थोड़ा संदर्भ के साथ कहूं, कल्याण सिंह और मायावती, उनके भी शासन काल में अपराधियों पर बहुत अंकुश लगता था। इसके अलावा के समय में मुश्किल होती थी।
बीच के समय में ये जो हर जिले में अपराधी आ गए तो उत्तर प्रदेश की छवि ऐसे बन गई जैसे ऐसा ही हो गया है। वो योगी आदित्यनाथ ने आकर दुरुस्त किया। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक की स्थितियां थी। हर जिले में बड़ा माफिया, बड़ा अपराधी, वही मतलब एक डीएम का बंगला होता था, एक दूसरा ऐसे अपराधी का बंगला होता था। तो वो काम तो योगी आदित्यनाथ से बहुत बहुत अच्छे से ठीक किया। और हर शहर में ऐसे जो इलाके थे वहां का भी जो जिसको बार बार कहा जाता है ना कि डर का माहौल है, जो पहले विज्ञापनों में भी खूब चलता था, वो मुझे लगता है वो काम तो हर कोई स्वीकार भी करेगा। देखिए, इनकाउंटर पर हमेशा सवाल उठ जाते हैं कि क्यों ये इनकाउंटर वाली पुलिसिंग होनी चाहिए। अभी जो हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह बात कर रहे थे उसमें आपने अगर गौर किया, उन्होंने कहा एक पुलिस वाले की हालत गंभीर भी है, वो क्रिटिकल है अस्पताल में। तो इसका मतलब ये है कि भाई गोली दोनों तरफ से चली है। वो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो पुलिस वाले ने गोली मार दी बदमाश को और फिर उसके साथी ने यहाँ बाह में थोड़ी सी बस खरोच लगाने के लिए गोली चला दी। ऐसा भी नहीं होता सर। असल ठीक है, मैं अब भी अपनी राय पर हूँ कि एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। और क्या पुलिस ऐसी नहीं है कि कामयाब क्यों, मतलब वो तो लुटेरे हैं ना। लुटेरे क्या होते, कोई क्रिमिनल उस तरह के तो नहीं हार्डकोर। लुटेरों को पुलिस नहीं पकड़ सकती। और ये 9 साल खत्म हो गए, 10 साल होने वाले हैं, अभी तक कब तक चलाओगे आपकी वो है ना इतना गुंडा राज था। गुंडा नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 10 साल के बाद भी अभी तक गुंडा राज को आप याद कर रहे हो। फिर क्या खत्म किया आपने? जो खत्म किया सर वही याद कर रहे हैं। तो दुनिया के कौन से हिस्से में अपराध हमेशा के लिए खत्म नहीं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उसको ये मत करिए ना। और एनकाउंटर, चाकू लेके एक वीडियो दिखा दो, अमेरिका की बात बताता हूं आपको, सर ने पूरी दुनिया देखी है। चाकू लेके महिला खड़ी बस और गोली मार दी पुलिस वाले ने। सर लंदन के स्ट्रीट पे हो जाती है गुंडागर्दी। एनकाउंटर की बात कर रहा हूं, एनकाउंटर बता रहा हूं मैं। एक महिला चाकू लेके खड़ी थी, अमेरिका के पुलिस वाले ने गोली मार दी। एक जरूरी बात, अमेरिका दूसरे तरीके से वहां पे पुलिस, वो तो देखा ही आपने उसको कैसे गला दबा के मारा था अमेरिका में। लेकिन एनकाउंटर को लेकर मैं तो किसी तरह भी कभी भी सपोर्ट नहीं करता। सर कोई अपराध विहीन समाज, अपराधहीन समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनकाउंटर की बात कर रहा हूं। ये जो विजय जी ने प्रश्न खड़ा किया ना कि 10 साल हो गए अब भी वही बात करेंगे पुरानी वाली, करना पड़ेगा सर। अभी 4 दिन पहले एक परिवार आया, उसने कहा कि बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बदल गया है, किस तरह की चीजें थी, कैसे पहले रहते थे, कैसे पहले लॉ एंड ऑर्डर था, कैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपको बताना तो पड़ेगा ही ना। चले। और अगर वो जनरेशन जो नहीं समझ पा रही तो उसको समझाना पड़ेगा क्या था और क्या हो रहा है। यही तो राजनीति तो यही होती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा के जींद में थे और वहां उन्होंने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की, उसको हरी झंडी दिखाई। ये जींद से सोनीपत तक चलेगी, 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ती है? प्रधानमंत्री ने इसको जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल, इसकी खूबियां मैं आपको ट्रेन की बताता हूं, ये भी एक बड़ी आज की उपलब्धि है भारत की। लेकिन उन्होंने कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय हालात से जोड़ा? उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धि बताते हुए कि ट्रेनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, उन्होंने कहा पहले स्टीम से चलती थी 18वीं सदी में ट्रेनें, 19वीं सदी में डीजल से चलने लगी, 20वीं सदी में, और 21वीं सदी आते आते जो है उसका फुल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया। तो उन्होंने बताया कि ये 100 साल पहले शुरू हुआ था भारत में, अंग्रेजों के जमाने से, कि ये जो डीजल से चलने वाली और कोयले से चलने वाली ट्रेनें हैं इनको बिजली पे लाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि 2014 आते आते तक कितने परसेंट ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ भारत में? तो उन्होंने बताया मात्र 30%, कि मतलब 90 साल में 30% हम अपना जो रेलवे का नेटवर्क है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन उसका कर पाए। और उन्होंने कहा कि बाकी के ये 12 साल में हमने उसको 99% पर ला दिया है। मतलब 1% से भी कम रह गए हैं वो कुछ एक इक्का दुक्का जगहों पर ट्रेनें जो अभी भी डीजल से चल रही है, वरना आज भारत में हर ट्रेन बिजली से चलती है और अब तो ये हाइड्रोजन पे आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए कि 2014 से पहले जब देश का 70% रेल नेटवर्क डीजल पर निर्भर था, तब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा संकट आ गया होता तो आप कल्पना कीजिए क्या होता। तो आप डीजल कहां से लाते हैं? तो आपका पूरा देश की रेल नेटवर्क डीजल पे चल रहा है तो सारी ट्रेनें ठप हो जाती हैं। और ट्रेन ठप होने का मतलब समझिए भारत में कैसी अव्यवस्था जो है उस वक्त फैलती। सुनते हैं। जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद, उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर
2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती? देखिए, प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ठीक ही होगा, बाकी उसमें और करेक्ट किया जा सकता है फैक्ट चेक कि क्या वाकई 2014 से पहले 70% हमारा रेल नेटवर्क जो है वो डीजल पर ही निर्भर था। और ये बात तो ठीक है, फिर अगर उस ऐसे में ये हालात बन जाते तो ट्रेनों पर असर पड़ता। अभी इस बीच हमने ये 4 महीने की लड़ाई में गैस की थोड़ी किल्लत देखी, पेट्रोल की कहीं कहीं डीजल की किल्लत देखी, ये तो नहीं सुना कि ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। ये बात तो फैक्ट है। अगर आज सारी ट्रेनें डीजल पे होती तो जरूर वो संकट जो है हमारे सामने खड़ा होता। तो वो दो बातें कह रहे हैं कि एक तो ये हमने डेवलपमेंट के कार्य जो है 12 साल में कितनी तेजी से किया, और दूसरा ये जो वॉर में जो कुछ परिस्थितियां बनी इसको हमने बेहतर तरीके से मैनेज किया, ऐसा सरकार का दावा है। जी त्रिपाठी। देखिए, चूंकि आप आंकड़े की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा दे दिया जाए। 1948 से 2014 तक 21,801 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 1948 से 2014 तक 21,801, और 2014 से 2025 तक, तो ये 26 वाला भी जुड़ गया होगा, 46,900 किलोमीटर। ये जो रेलवे रूट किलोमीटर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, जहां तक ये पहुंच गया है। देश के सारे राज्य 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। सिर्फ राजस्थान में थोड़ा रह गया है, असम में 2% रह गया है, तमिलनाडु कर्नाटक में थोड़ा बचा हुआ और गोवा में कुछ बचा हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिहाज से। लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका एक जरूरी आंकड़ा, लगभग 14,000 करोड़ पर ईयर ये बचत हो रही है। अगर ये डीजल पर रहता तो ये मुश्किल हो जाती। और अगर इतने का डीजल लगता 14,800, जितने मतलब 178 करोड़ लीटर, लीटर 178 करोड़ लीटर ये डीजल लग जाता। ये अगर कहें, अगर ओवरऑल इसको हिसाब किताब लगाना चाहे तो ठीक है। तो अच्छा, अच्छी उपलब्धि है ये। अब ये ट्रेन की खूबी मैं बता देता हूं, इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है जानना आपके लिए कि ये ट्रेन है क्या। ये ट्रेन, जैसा मैंने आपको बताया, जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर के सफर पर चलेगी। ये 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है। फिलहाल थोड़ी लेकिन धीमी चलाई जाएगी, 75 किलोमीटर पर चलाई इसको चलाया जाएगा। और ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाला भारत दुनिया का सिर्फ 5वां राज्य है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, यहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। और उसमें भी ये इंटरेस्ट बड़ी बात है कि इन सब देशों के अंदर 3 या मैक्सिमम 4 कोच लगाए जाते हैं। भारत में ये ट्रेन चल रही तो उसमें 10 कोच हैं। 14 स्टेशनों के बीच ये चलेगी, 75 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार के साथ चलेगी। और किराया इसका है 5 रुपए से 25 रुपए, इतना किराया इसका रखा गया है। ये ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर 2 घंटे के अंदर पूरा कर लेगी। उसमें मेड इन इंडिया वाला शेर आपने देख ही लिया था। प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा, ये पूरी तरीके से भारत में विकसित है और 3200 हॉर्स पावर इसकी कैपेसिटी है। और इतनी पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया में नहीं है। अब आप सवाल, बुनियादी सवाल, हाइड्रोजन ट्रेन का फायदा क्या है? हाइड्रोजन ट्रेन का फायदा यह है कि इससे कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। इससे आप वायुमंडल में कोई अतिरिक्त चीज नहीं छोड़ रहे हैं। इससे कोई पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन है ये। जीरो पोल्यूशन। आप सोचिए, देश में अगर सारी ट्रेनें जीरो पोल्यूशन वाली हो जाए, हालांकि इसमें बहुत वक्त लगेगा। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये पहली ट्रेन चली है, हम इस पर रिसर्च वर्क करते रहेंगे, इसको कम लागत इसमें इसको कैसे और डेवलप किया जाए, ये निरंतर इस दिशा में प्रयास होता रहेगा। लेकिन एक ये बड़ी उपलब्धि भारतीय रेलवे की तरफ से, भारतीय इंजीनियर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। अब हॉर्मुज की बात चूंकि प्रधानमंत्री ने की तो अमेरिका का एक दावा सुन लीजिए। ट्रंप साहब नहीं बोले, कल छुट्टी पे थे, तो उन्होंने व्हाइट हाउस के अपने प्रवक्ता को कहा कि आप जवाब दीजिए मेरी तरफ से। तो कैरोलाइना लिविटाइन, तो उन्होंने कहा कि वो मजाक सा ही किया उन्होंने, ये दुनिया के साथ मजाक है जो वो कह रही हैं। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज टोटली ओपन, पूरी तरह खुला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बस ईरान को जाने वाले और ईरान से आने वाले जहाज नहीं जा पाएंगे। तो आपने खोला, आपके बयानों में खुला है वो। ईरान ने भी बंद किया हुआ है, वहां से कोई जहाज नहीं निकल रहा, कोई जहाज क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और कल तो ये खबर मैंने देखी है सर, यकीन मानिएगा मेरी खबर ही में ये, कि ईरान, अमेरिका के जो जहाज हैं वहां पे, ये जो शिप्स आसपास थे, उनको रेडियो पर कह रहे थे क्रॉस करो क्रॉस करो क्रॉस करो। उन्होंने गाली दी, अमेरिकन नेवी के कमांडर को गाली दी
वो मैं बता नहीं सकता, एफ वर्ड यूज मरने करके के लिए जाएं, हाँ। कि मरने के लिए जाएं हम। ठीक हमसे बात। कह रहे हो निकलो निकलो। अमेरिकन नेवी चाहती है कि लोग वहां से खतरा लेकर के गुजरे, लेकिन नहीं गुजर रहे। और भारत की बड़ी खबर, वो इससे पहले जो खबर थी डीजीएमए वाली खबर, वो दे दीजिए मुझे। जी हाँ जी, डीजीएमए मतलब मैरीटाइम रूट्स के लिए हमारी अथॉरिटी जो बनी हुई है, उसने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि तमाम शिप ओनर्स, शिप मैनेजमेंट कंपनीज और शिप्स पर रिक्रूटमेंट करने वाली कंपनीज अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती नहीं करेंगी। अब भारत सरकार का आदेश मानिए कि हमारा कोई व्यक्ति उन जहाजों पर नहीं काम करेगा जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। भाई हमारे 13 लोग मारे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स वहां पर, और अमेरिका कह रहा है कि गुजर जाओ। अब आप सुनिए इन खबरों के बीच में आप सुनिए कैरोलिना लेविट को, और मजाक नहीं तो क्या है। The president has proved not just to Iran but to the entire world that we can hit Iran anytime, anywhere, any place, and their ability to defend themselves has been essentially wiped out because of this president and Operation Epic Fury in the first place. The strait is open for ships that are not traveling to and from Iranian ports specifically, and the U.S. Navy is there to ensure that can take place. सर एक पोल पूरी दुनिया का होना चाहिए कि वो अब लोग अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं सच में। देखिए, ट्रम्प साहब ने दुनिया में अमेरिका को इतना हंसी का पात्र बना दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ईरान वॉर को लेकर। ट्रम्प शुतुरमुर्ग बन गए, अपनी गर्दन उन्होंने बस रेत के अंदर डाल दिया। उनको लग रहा है कि अब सब बढ़िया, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं पा रहे हो। ईरान ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि यहाँ से बिना हमारे अनुमति से कोई निकलेगा नहीं। पहले आप कहते हो कि हमने कब्जा कर लिया है, हम 20% टैक्स लगाएंगे, तो ईरान आपसे मजे कहता है कि चलो अमेरिका 20% मांग रहा है, हम तो 15% पे जहाज़ों को डाला देंगे, 5% का डिस्काउंट हम देंगे। इसके बाद भी फिर आप पलट जाते हो कि आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरीके से वहाँ ईरान ने कब्जा करके रखा हुआ है, जहाज वहाँ से निकल नहीं पा रहे, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, बड़ी कंपनियों ने अपने जहाज वापस बुलाने शुरू कर दिए कि भाई जब तक नॉर्मल नहीं होगा हम नहीं भेजेंगे, और आप वास्तविकता समझने को तैयार नहीं हो। आप ईरान से बात नहीं कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप कब्जा करने की स्थिति में नहीं हो, और पूरी दुनिया के लिए नया संकट ट्रम्प खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी वक्त आ गया है कि ट्रम्प को पूरी दुनिया के देश मिलकर समझाएं कि भाई आपकी ये जिद के चलते तमाम देश परेशान हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने जिद के भाषण में कहा है कि नया संकट फिर खड़ा होने जा रहा है, मुझे लग रहा है अगर ये स्थिति चलती रही, जहाज वहां से नहीं निकलेंगे, तो फिर दुनिया एक ईंधन के संकट में पड़ेगी। या तो अमेरिका ईरान को पूरा खत्म करे, वहां कंट्रोल करे, या फिर ट्रम्प को समझाया जाए। आप देखिए, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और कृष्ण अर्जुन लड़ रहे थे, तो अर्जुन को कृष्ण ने एक बार कहा कि ये शत्रु जो है ब्रह्मास्त्र के योग्य है, तो इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो अर्जुन। तो जो गुंडागर्दी, जो दादागिरी ईरान कर रहा है, इसमें ट्रंप को दोष देने की अब आवश्यकता नहीं है। तो ये वाकई अब ब्रह्मास्त्र के योग्य है। न्यूक्लियर वेपन चलाए, न्यूक्लियर वेपन न भी हो तो न्यूक्लियर वेपन से वैसा जो विध्वंसक हो, ताकि एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ अमेरिका को ले जाए। इसमें एक अपडेट इंडिया के साथ है कि हमारे सबसे ज्यादा जो शिप्स है ना, हमारे रुके हुए इंडिया के 21%, जो पूरी दुनिया भर में हमारे, या जिन पर हमारे सेलर्स हैं वो हमारे इंडिया के साथ, हाँ, जो भारत के लिए सामान ला रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। और सेलर्स तो बहुत ज्यादा है, सेलर्स तो बहुत ज्यादा है, सेलर्स तो बहुत ज्यादा है। सर पीओके में गजब हो रहा है, गजब मतलब गजब। हम रोज आपको एक स्टेटमेंट कम से कम कोशिश करते हैं सुनाए पीओके का, क्योंकि वो रोज एक डिग्री आगे बढ़ जाते हैं। और अब तो कमाल बात कह दी, हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाएगा, ऐसा बयान दिया गया है। 40 दिनों से हजारों लोग दिन रात, बच्चे बूढ़े औरतें जवान, सब सड़कों पर हैं। और ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसने 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान की सरकार को, हमारी मांगे मानो, वरना 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च शुरू होगा और वो तुमसे संभलेगा नहीं। अब जो बयान आया है उसको आप सुनिए। जो भारत कहता है एग्जैक्टली वो बात वहां के जो नेता इन प्रदर्शन के, उन्होंने कही है अपने मन से। पहले इन्होंने कहा था ये डिस्प्यूटेड नहीं, ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, पाकिस्तान ना कहे कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब उन्होंने कहा चलो तुम अगर इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी मानते हो, जम्मू कश्मीर को, कश्मीर के इस हिस्से को, तो यूएन का रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ले गए थे यूएन में, यूएन का रेजोल्यूशन कहता है पहले पाकिस्तानी फौज ये इलाका खाली करे, तो तुम खाली करो ये इलाका, पीओके से अपनी फौज को हटाओ। ये पीओके के लोग कह रहे हैं। इनसे आज फिर ये कहना चाहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तुम्हारी फोर्सेस ने यहां से निकलना है। तुम ये रीजन्स बाहर निकालते हो, या हम वो मुतालबा करें कि तुम अपनी सारी फोर्सेस उठाओ और यहां से बाहर निकलो। उसके बाद हमारा काम क्या है?
हम सारे नेशन जाते हैं। तुम मोहब्बे वतन हो, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर में लोग जानते हैं, रहते हैं, सदियों से रहते हैं, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर दिल खुश हो गया है सुन करके। ये भारत बोलता है जब भी कोई प्लेबिसाइड की बात कहता है तो भारत यही तो कहता है अच्छा पहले पाकिस्तान खाली करे पीओके। नहीं, वहाँ तक तो पहुँच गए, हमारे लिए तो अच्छी ही बात है कि हम लोग कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात जैसी बात नहीं है, ये फैक्ट की बात होगी। फिर वही बात आ गई कि पीओके तो हम लोग तो पीओके ही बोलते हैं ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान उसको उस तरह से बोलता है कि विवादित इलाका है। और जब वहाँ के लोग ये सब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान सरकार को इस पर आना चाहिए रुख में कि भाई वो क्या करना चाहती है क्या नहीं करना। और मुझे नहीं समझता, हम लोग यहाँ पर मित्र लोग ही हैं, सब लोग जो बात करते रहते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो हिंदुस्तान के कश्मीर वाले हिस्से में, वहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो वो उनको ये भीड़ नहीं दिखाई दे रही है कि वो लोग कैसे लड़ रहे हैं, और उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। मतलब जैसे वहाँ की आर्मी और पुलिस जो बिहेव करती है उस पर भी काम करना चाहिए। सर इन्होंने कह दिया हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि इलेक्शन को लेकर लड़ाई है ना। पूरा जो इलाका है वो सड़कों पर है। देखिए आपके इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह। दर्शकों के लिए मैं यूएन का रेजोल्यूशन बस ब्रीफ में 10 सेकंड में बता देता हूँ। वो पहला शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को यहाँ से हटाएगा, दूसरा भारत भी अपनी आर्मी को हटा लेगा, पहले पाकिस्तान हटाएगा, तीसरा भारत इतना न्यूनतम सेना रखेगा वहां पे जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर, और फिर प्लेबिसाइट होगा, तब प्लेबिसाइट होगा। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान लेकिन क्या साजिश कर रहा है। वहां एक पुलिस वाले को पकड़ लिया लोगों ने और प्रोटेस्ट में उससे पूछा भाई तू कौन, क्या करने आया है यहां पर। फिर वो अपनी बीती खुद बता रहा है सारी कहानी। इसके हाथ में देखिए क्या है, ये भारत की करेंसी है, भारत के नोट, 100-100 के नोट इसके हाथ में है। ये कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद पुलिस में काम करता हूं, मुझे यहां भेजा गया है और मुझे ये कहा गया था कि ये इंडियन करेंसी की रिकवरी ये जो अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं इनके किसी लीडर से दिखानी है। वो नोट देके भेजा गया इसको, सुनिए आप। मेरा नाम एहतशाम है, 9427 मेरा बेल्ट नंबर है, मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावरा कोर्ट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ। और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ, इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पे, और पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये बयान मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और ये सच है। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, कुल मिलाकर ये है कि स्थितियां उधर बढ़ रही जिसमें भारत सरकार को थोड़ा हाथ लगाने की जरूरत है। लगा ही रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हाथ लगाने की जरूरत है और बाकायदा इसको मतलब जिसको कहते हैं कि इंटरनेशनलाइज करना है, कहां पहुंचाना है वो अलग बात है, उनके साथ कैसे हम कोऑर्डिनेट करके अब हम चीजें करें वो करना चाहिए। पाकिस्तान तो देखिए वो तो आतताई है, वो तो मतलब वो मुल्क पूरी तरह से आतंकवादी मुल्क है, इसमें कोई बट नहीं है। और हमारे पास एक जो चीज है जो प्रूवन है कि वो वहां टेररिस्ट लॉन्च पैड चलाता रहा है। हम इस आधार पर उस पर और जहां संभव हो वहां उनको मदद भी करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद चलो, वो उस तरफ है जहां जिसको हम बार बार कहते हैं क्या वो अपनी कोई सरकार बना पाएंगे? अपनी सरकार उनकी बने, हमें मतलब ये नहीं कि हम कब्जा करें, अपनी सरकार उनकी बने, इसकी तरफ हमें मदद करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, अब ये जो है इतना तो हो गया कि भाई ये अब मुक्ति चाहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान से, इतना तो उन्होंने देखा। चलें सर, अब वापस कुछ अपने देश की खबरों पर लौटते हैं। कल एक खबर हमने की थी, उसके बाद वो खबर जो है आग की तरह बड़ी होती चली गई, फैलती चली गई। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर वाली कि वहां खबर क्या थी कि भाई 40 बिल्डिंगें बनी थी और उसमें से केवल 2 का नक्शा पास था और 38 इमारतें अवैध थी। इन 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का मतलब इनको गिराने का नोटिस रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहां पर दे दिया गया। तो इस पर हमने भी ये कहा कि भाई गिराने की बजाय, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यूनिवर्सिटी है और वो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, इसका इस्तेमाल करें, चाहे सरकार अपने कब्जे में लेकर कराए, लेकिन गिराना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो इस पर अब कहानी खुली कि मामला क्या है। अच्छा, अदालत में जा रहा है मामला, तो वैसे तो ये बिल्डिंगें गिरेंगी नहीं क्योंकि अदालत में चला जाएगा, तो डेफिनेटली अदालत इस पर फिलहाल रोक लगाएगी। अब ये है क्या मामला? अभी कैविएट लगा दिए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि भाई हमको सुने बगैर आदेश पारित ना करें। आपके मन में भी आया था कि बन कैसे गई, तो बन कैसे गई का जवाब दिया वहां के डीएम ने। क्या जवाब दिया कि साहब ये बिल्डिंगें तब बनी थी जब जिला पंचायत के अंडर आता था ये एरिया, आरडीए के अंडर नहीं आता था, आरडीए की वहां तक ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। आज ज्यूरिसडिक्शन है, उस वक्त नहीं थी जब बिल्डिंगें बनी। तो फिर इनकी मंजूरी किसने दी? किसी ने नहीं दी। केवल 2
बिल्डिंगों की अनुमति जिला पंचायत से ली गई। तो अब प्रशासन ये कह रहा है कि जब तुमने 2 की मंजूरी ली तो तुमको मालूम था कि कानून के तहत ये काम करना है, तो बाकी 38 की क्यों नहीं ली? ये इसका लूप होल है। अब आप ये भी सोचिए कि ये मामला रोशनी में कैसे आया। ये और इंटरेस्टिंग बात है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, बड़ा अग्निकांड हुआ था। तो उसके बाद प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों का एक फायर ऑडिट कराया गया, फायर सेफ्टी ऑडिट फायर विभाग ने किया। तो फायर विभाग ने जब इसके नक्शे मांगे तो नक्शा था नहीं, क्योंकि नक्शा कभी पास ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने ये प्रशासन को बताया, तब प्रशासन को पता चला कि ये तो सारी इलीगली बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद ये जो है कार्रवाई करने की बात की। अब दानिश अंसारी जो अभी भी मंत्री हैं सर, अब नहीं तो, लेकिन बीजेपी के नेता वो बता रहे हैं कि इस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। सुन लीजिए। जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया, उस विश्वविद्यालय बनाने के पीछे का मकसद कहीं भी आम नागरिकों को, गरीब मुसलमानों को शिक्षा देना नहीं था। उस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे का मकसद था अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना। और उस विश्वविद्यालय को बनाने में तमाम जो नियम कायदे थे उसको ताक पर रखा गया। सरकारी जो जमीनें हैं उसको कब्जा किया गया उस विश्वविद्यालय के नाम पे। जो गरीब लोगों के जमीनों को कब्जा किया गया उस विश्वविद्यालय के बनाने के नाम पे। वक्फ की संपत्तियों पे भी कब्जा किया गया विश्वविद्यालय और बनाने के नाम पे। और सरकारी जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया। सरकारी जो रोड बनी थी पीडब्ल्यूडी, वो कह रहे हैं कि जमीनें कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई गई। सरकारी रोड जो पब्लिक रोड है उसको इसके अंदर दिखा दिया गया, और वो रोड भी ऐसी वैसी नहीं है, वो बड़ी चौड़ी सड़क है, पीडब्ल्यूडी ने बनाई और उसको कैंपस के अंदर दिखा दिया। सारी बातें ठीक है। अगर तो ये बिल्डिंग किसी और व्यक्ति की जमीन पे बनी है, किसी इंडिविजुअल की जमीन, तब तो समझ में आता है कि भाई बिल्डिंग तोड़ो, उसकी जमीन उसको लौटाओ। लेकिन अगर ये मान लो सरकारी जमीन पे भी है, तो अब कोई वजह दिखती है आपको कि इसको जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए? मैं कह रहा हूँ कि गलत होगा उसको जो कार्रवाई, एक तो पनिशमेंट भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल कुछ वो कर दें, जुर्माना लगा दें, लेकिन सरकार इसको एक्वायर कर ले और यूनिवर्सिटी जो है उसको चलाए वहां पर, या जो भी उसको काम करना है। एक यूनिवर्सिटी का काम ही वैसे ही सरकार के पास बहुत होता है, तो उस पर अगर वो कुछ काम कर सकती है तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा। क्योंकि ये टूट भी जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा, क्या मिल जाएगा। लेकिन ये तोड़क कार्रवाई के पक्ष में मैं उसका जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है ना वो ध्वस्त होना चाहिए। भारतीय स्ट्रक्चर में हो तो ठीक है। ये क्या बात? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल है। सरकारी जमीन पर एक इस्लामिक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो सकता है? तो भाई वो जिन लोगों ने पैसा दिया उनके मन मुताबिक बनाया ना। नहीं, सवाल यह है कि आपने गलत संपत्ति पर आपने कब्जा किया है ना, तो टूटना ही चाहिए। ऐसे तो 2 मस्जिद भी हैं उसके अंदर। हाँ, तो वो भी हटने चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। कब्जा करके सरकारी जमीन पर क्यों आपने एक किया? चूंकि उस समय मुलायम सिंह का तो इस्लामिक नहीं हो तो आपको ठीक लग रहा है? जिस बिल्डिंग पे गुम्बद नहीं है उसको छोड़ दें। मैंने कहा कि वो उसी रूप में बनाया गया, उसी दृष्टि से बनाया गया था, इसलिए इसको हटाना चाहिए। बताइए समीर जी। नहीं, मुझे लगता है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, सरकार अगर 38 बिल्डिंग तोड़ने के जाएगी तो सरकार का तो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होगा तोड़वाने का। नहीं, वो तो इनसे वसूल है। वो कहा है उन्होंने कि इनसे जगह कब्जा कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग बने, सरकार उसमें स्कूल खोले, अस्पताल खोले, गेस्ट हाउस बनाए, अपने सरकारी कार्यालय खोले। आज सारी कहानी विस्तार से सामने आई है। देखिए, मेरी राय बड़ी स्पष्ट है। जो ऐसी इमारतें हैं जो वहां के रामपुर विकास प्राधिकरण के सड़क, पुल, किसी जरूरी सुविधा उसकी राह में बाधा है, उसको आप तोड़ दीजिए। ठीक है। जो अच्छी इमारतें हैं उनको कब्जा कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। वैसे भी ये जो विश्वविद्यालय बनाया था उसमें कोई उस तरह की पढ़ाई नहीं होती थी जो छात्रों को बहुत अच्छा विद्यार्थी बना पाए। वहां उनके मन में रहा होगा कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का, कोई बड़ा इस्लामिक विश्वविद्यालय बनाने का, लेकिन वो कोई ऐसा विश्वविद्यालय का काम वहां हो नहीं रहा था। और फिर मैं कह रहा हूं ये मतलब परंपरा में बदलना चाहिए। जैसे कई जगह होता है कि उसको कब्जा करते हैं, ढहा देते हैं। अगर है तो भाई उसको आप क्यों उसकी खिड़की और दरवाजा तोड़ देते हैं, कहते हैं टूट गया, वो पड़ा रहता है अबंडन की तरह। आप उसको कब्जा कीजिए, उसको दूसरा नाम दे दीजिए, आप उसको प्रशासनिक भवन बना दीजिए, आप उसको विद्यालय बना दीजिए, आप उसको दूसरे काम मिला दीजिए। और इतने बड़े एरिया में है कि बहुत सी जगह है वो काम आ सकती है। वैसे बस ठीक है सर, ब्रेक का समय भी हो गया, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पढ़ाई उस रूप में पढ़ाई नहीं होती है। 2006 से ये है, 250 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी है। विज्ञान, लॉ, एजुकेशन, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल विज्ञान, एग्रीकल्चर, ये सारे कोर्स यहाँ कराए जाते हैं।
ऐसा नहीं है सर, यूनिवर्सिटी है तो उसके पास अब यूनिवर्सिटी एक वाला बार काम देखना भी है। पड़ेगा, ठीक क्योंकि है। आपने कहा कोर्स पढ़ाए जाते हैं प्रोफेसर और जो वहाँ के लोग हैं क्या हैं, क्योंकि चलिए, रामपुर ठीक, यूनिवर्सिटी ठीक, इस यूनिवर्सिटी से कभी कोई ऐसी प्रतिष्ठा नहीं, विवाद के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। पॉलिटिकल खबरें रह गई हैं लेकिन हैं बड़ी मजेदार, जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में बगावत हुई थी, आपको मालूम है नरोत्तम मिश्रा को एक दतिया के उपचुनाव के लिए टिकट नहीं मिला था, आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया था, तो खूब हंगामा हुआ, उनके समर्थकों ने सड़क वड़क जाम कर दी घंटों के लिए, कार्यालय एक तरीके से कैप्चर कर लिया था, पुलिस को काफ़ी कार्रवाई करनी पड़ी, फोर्स यूज़ हुई, आंसू गैस के गोले भी चले, और पुलिस वाले ये कह रहे थे कि ये हमारे ऊपर पत्थर चला रहे हैं। अब ये सब कुछ ये देखिए उसी दिन की तस्वीरें हैं, तो जाहिर है पुलिस के पास वजह थी फोर्स यूज़ करने की। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई टिकट तो कटा ही था, नरोत्तम जी को अच्छे समझा भी दिया गया कि साहब ये तो नहीं चलेगा, आपका सीना जोरी तो ऐसे नहीं चलेगी, तो वो मान भी गए, रो भी पड़े रैली में, कहा मैं आशुतोष के लिए घर घर जाकर चेहरा माथा टेक करके वोट मांगूंगा। लेकिन अब उनके तेवर आप देखिए अपने वर्कर्स को लेकर के बरकरार है, कह रहे मैं अपने कार्यकर्ता के साथ जो हुआ मेरे समर्थक के साथ वो नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने एक रैली में जो आशुतोष जी के लिए वोट मांगने के लिए थी, उसमें वो कह रहे हैं पहले तो एसपी को कि एसपी तुमको जाम खुलवाना था, तुम जाम खुलवाते, तुमने बीजेपी के दफ्तर पर आंसू गैस का इस्तेमाल कैसे किया। फिर कहा मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, दुश्मनी हो या दोस्ती इसको याद रखता हूं। तो पहले ये सुन लीजिए और इसके बाद वाला जो मैं आपको बयान सुनाऊंगा वो तो गजब ही है, नेक्स्ट लेवल। पहले ये वाला सुनिए। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के बोले कार्यालय पे 14 एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं, मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। प्रेम और क्रोध की माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे मालूम है, इसलिए कह रहा हूं। निर्दोष कार्यकर्ताओं पर केस लगाना, निर्दोष लोगों को पीटना पड़ता। तो ये तो वो एसपी को चेतावनी दे रहे थे कि मैं भूलूंगा नहीं कि तुमने मेरे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा किया। फिर बोले वो अपने कार्यकर्ताओं पर और पार्टी पर, बोले यार तुम भी गजब लोग हो, अपने समर्थकों से कह रहे हैं तुम गजब लोग, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हो कि आशुतोष ने मेरा टिकट कटवा दिया, तुमको ऐसा लगता है? आशुतोष की क्षमता है मेरा टिकट कटवाने की, बगल में खड़ा है आशुतोष, यानी इनकी क्षमता है मेरा टिकट कटवाने की, और तुम्हारी मतलब वर्कर से कह रहे हैं तुम्हारी क्षमता है वहां तक जाने की जहां से मेरा टिकट कटा है, वहां तो मैं जाऊंगा ना और मैं बात करूंगा जिन्होंने मेरा टिकट काटा। बदला लेना है कांग्रेस से कह रहे हो, भाजपा से बदला लेना है, पुलिस प्रशासन से कह रहे हो, आशुतोष से। क्या थीम थी दिमाग के अंदर? ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। आशुतोष ने टिकट काट लिया, आशुतोष की क्षमता है टिकट काटने की, भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वो हम करेंगे, तुम जानते हो कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए गुस्सा कहीं गलत जगह पर मत निकालो अपनी क्रोध को, ब्रह्मास्त्र कहीं और मत दागो मेरे मित्रों। देखिए वो कह रहे हैं बदला लेना है पुलिस प्रशासन से, तुम ले रहे हो बीजेपी से, बदला लेना है कांग्रेस से, तुम ले रहे हो। तो बदला तो नहीं ले सकते, बदले वाली भाषा तो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन हाँ ये नेता की ठसक जरूर दिखाई नरोत्तम मिश्रा ने। अनपॉपुलर ओपिनियन है लेकिन वो आदमी अपने वर्कर के लिए खड़ा है, वो एसपी को चेतावनी और धमकी दे रहा है कि मेरे कार्यकर्ता पे कैसे लाठी चल गई। तो भाई नेता तो वही जो कार्यकर्ता का हो, ये बात तो माननी पड़ेगी। बाकी ये उन्होंने कहा भाई आशुतोष की क्षमता नहीं है मेरा टिकट काटने की, और जहां कटा है वहां मैं बात करूंगा। जी सर। दतिया के एसपी मयूर खंडेलवाल है पुलिस अधीक्षक, और नरोत्तम मिश्रा उनका पुराना पंगा है। अच्छा। अब मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने सभी बड़े नेताओं के क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी अपने पसंद के रखे। चूंकि नरोत्तम मिश्रा एक समय गृह मंत्री थे तो उनके हिसाब से पूरा प्रशासन चलता था। अब स्थिति उनकी ये कर दी कि एसपी उनके फ़ोन नहीं उठाते थे, और जब ये पूरा मामला हुआ तो एसपी ने फ़ोन किया था नरोत्तम मिश्रा को। अच्छा। कि ये मामला हो रहा है, पूरे मामले को लेकर भाई आप संभालिए कार्यकर्ताओं को, लॉ एंड ऑर्डर से खराब हो रहा है। कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा फ़ोन पे ही नहीं आए उनके। एसपी ने फिर भोपाल मैसेज भेजा, भोपाल से मैसेज मिला कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, आपको जो कार्रवाई करना कीजिए, शहर की स्थिति खराब नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से पथराव पुलिस कर हुआ, थाना प्रभारी दतिया का उसका हाथ तोड़ दिया गया, कार्यकर्ताओं ने पीट के पत्थर फेंके, घायल हुए।
तो पुलिस का तो काम है ना कि जब आप हाईवे जाम कर दोगे, वो तो आप बिल्कुल ठीक मारोगे, है। तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए भाई काम किया। सर असली बात तो वो और है जो वो आप अपनी सार्वजनिक पार्टी रूप के से- बिल्कुल अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए कह रहे हैं कि ये मेरा टिकट काटेंगे क्या? फिर ये गुस्सा था, इसे सार्वजनिक कि बदला पुलिस से लेना, पुलिस से मतलब मयूर खंडेलवाल से लेने का उनका तात्पर्य था कि एसपी को मैं बदल नहीं पाया तो उससे हिसाब बाद में चुकता करूंगा। ठीक है। अब आशुतोष की जो वो जिक्र करते हैं, तो आशुतोष का बता रहे कि भाई इनकी ताकत और हैसियत नहीं है मेरी टिकट कराने की। Exactly. और ये तो सभी जानते हैं कि आशुतोष तिवारी वो ताकत नहीं कि टिकट कटवा दे। सर, अब सब टिकट जानते तो सब कटवाने बहुत वाले- कुछ है, लेकिन बोल नहीं देते ना। और ये उसने भी कहा- बोला ये बड़ी बात है ये उन्होंने। कहा कि जिन्होंने काटा है मैं दिल्ली बात करूंगा, जो मतलब वो दिल्ली जानते हैं कि दिल्ली से मेरा टिकट अब कटा जिन है। लोगों ने नरोत्तम मिश्रा को आंसू में देखा था, उनको लग रहा था कि शायद तो बिल्कुल ढीले हो गए, लेकिन यहां तो नहीं लगा ऐसा। देखिए सौरभ जी, आपने कहा कि अनपॉपुलर ओपिनियन, वो पॉपुलर ओपिनियन का आदमी है भाई। इतनी पॉपुलैरिटी तो मैंने तो नहीं देखी हाल के दिनों में भाजपा के किसी नेता के। और भाजपा के नेता तो माना ही जाता है कि सिंबल बदला, टिकट कटा तो उसके दरवाजे कोई पूछने नहीं जाता है। ये टिकट कटा हुआ, अगर इसे मान लें कि चलो मान लें, वैसे कहते हैं कि मोहन यादव नहीं कटवाए हैं, मोहन यादव चाहते भले होंगे लेकिन मोहन यादव नहीं कटवाए, मान लें कि दिल्ली से कटा। दिल्ली से कटने के बाद कोई नेता इस तरह से ठसके से बोल सकता है? वही बात, ये संभव है। और मैं ये मानता हूं राजनीति में नेताओं को इतनी तो रीढ़ की हड्डी होनी ही चाहिए। और ये मतलब ये हमारा आपका अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं है, पब्लिक की पसंद का ओपिनियन है। पब्लिक भी यही चाहती है कि नेता रीढ़ विहीन होते जा रहे हैं, मुद्दों पर उपद्रव का समर्थन ना करें। नहीं, ना उसका उपद्रव का समर्थन कतई नहीं। उपद्रव, किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का उपद्रव गड़बड़ है, लेकिन नेता को अपनी ताकत तो दिखानी पड़ती है। नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। अब नेता की ताकत दिखाने की बात है तो पंजाब की बात कर लेते हैं। चन्नी जी ने क्या ताकत दिखाई, दिखाने की कोशिश तो खूब की, लेकिन फिर क्या हुआ, हाई कमान, आला कमान, सबसे मिलना जुलना। कल दिल्ली खुद आ गए, दिल्ली में आकर की मीटिंग भी हो गई, वो पीछे सुखजिंदर रंधावा भी है। इस मीटिंग की बात तो हमने कल कर ली थी सुरजेवाला जी के साथ। फिर इनकी मीटिंग हुई शायद केसी वेणुगोपाल से, राइट सर? केसी वेणुगोपाल से मिले, और उसके बाद चन्नी जी ने तो ऐसा बयान दे दिया कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं मामला। बोले हम अपनी पार्टी के खिलाफ थोड़ी जाएंगे, अपनी पार्टी को एम्बेरस थोड़ी करेंगे, हम जो पार्टी का आदेश होगा वो मानेंगे हम, और ऑल इज वेल। तो उन्होंने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। अब ये है कि हाई कमांड को बात रखनी होती है। हमें, हमारी वहाँ कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी, वो भी बघेल साहब से मिलने के लिए थी। तो हम कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है और ना ही पार्टी को कोई एम्बेरस करने की कोशिश की है हमने। हम पार्टी के साथ चलने वाले हैं, पार्टी के साथ ही चलेंगे और पार्टी का जो भी फैसला है होएगा, हम उसको ऑल इज वेल। सर ये तो ऑल इज वेल बोल गया, हमें तो खबर थी कि इन्होंने गाड़ी पकड़ ली है दूसरी कांग्रेस से अलग, तो कह रहे हैं सब ठीक है और हम अपनी पार्टी को एम्बेरस थोड़ी करेंगे। सर ये देखिए ना, कंट्राडिक्शन दो जगह का, नरोत्तम मिश्रा से चरणजीत सिंह चन्नी तक का, कि दोनों लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब वो उनको लगा होगा कि जहाँ से सिग्नल मिलना था, जहाँ पर वो अपॉइंटमेंट लेटर से कुछ प्रमोशन होना था या अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, वो नहीं मिला होगा। तो उसमें ऐसा तो है नहीं, रिवोल्ट ओवर हो गया। मतलब रिवोल्ट जब कोई जगह नहीं समझ में आ रही तो एक ये भी होता है ना, पॉलिटिकल लीडर सोचते हैं भाई कहीं जहाँ पर जगह है वहाँ तो बैठे रहो, यदि कोई नई जगह नहीं मिल रही। इसका साफ साफ मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ये घर का ही मामला था, ये घर से आगे निकल गए थे ना, घर से आगे निकल गए थे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। अब वहाँ पर, और आप सोचो राहुल गांधी मिले नहीं है, हाँ, राहुल गांधी चन्नी साहब से मिले नहीं है राहुल गांधी, तो इससे समझ लीजिए कि वो कितने दबाव में आए होंगे और क्या किया होगा। कि दोनों में एक कंट्राडिक्शन है। मतलब नरोत्तम को देखिए तो वो नरोत्तम जी जो हैं एक पूरे नेता की तरह से, मजबूत नेता की तरह, मतलब मैं एसपी के खिलाफ एक फॉर्मर होम मिनिस्टर ऐसे बोले मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बदला लेने की बात हो उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लीडरशिप के फैसले पर खड़े होने वाले लोग भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो मोटे तौर पर ऐसा नहीं होता। कल खबर ये आई थी, इनके बारे में बता दूं बस मैं, चन्नी जी के बारे में कल चर्चा आई थी कि इनको कुछ आश्वासन मिल गया है कि आपके कंसर्न तो कल हमने ये चर्चा की थी कि कुछ मैसेज मिल गया होगा कि ठीक है अब देखेंगे हम आपको। हाँ, अब वो अध्यक्ष तो नहीं बदलेंगे, इतना तो अभी तक अभी तो ये खरे अध्यक्ष तो नहीं बदलने जा रहे, जो चन्नी जी की प्राइमरी डिमांड थी। इनको थोड़ी और प्रमुखता दे देंगे चुनाव के बीच में, शायद ये इनको कुछ आश्वासन मिला है। लेकिन क्या इनके साथ जितने और लोग हैं वो भी राजी हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। अब ये गए कल मीटिंग करने के बाद पंजाब लौटे होंगे तो फिर अपनी टीम से जाकर के बात करेंगे, लेकिन ये कहानी अभी खत्म हुई नहीं है, चुनाव शुरू होने दीजिए, अभी पूरी तरह नहीं खत्म हुई। अभी टिकट जब आएंगे तब, और इससे ना और गड़बड़ होता है कि पार्टी में एक अनमना। सर आपकी राय ममता जी पे चाहिए मुझे। ममता बनर्जी ने, कल हमने बात की थी कि उनके एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा अभी भेजा था उसको, और उनकी फोटो भी आ गई भूपेंद्र यादव जी के साथ, तो जाहिर है वो बीजेपी में जा रही है, क्लियर है। तो ममता जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और ममता जी ने कहा जिसको जाना है जल्दी जल्दी जाए। 21 तारीख को मैं शहीद दिवस की रैली करूंगी, उससे पहले जिसको जाना है चला जाए। मैं किसी को नहीं रोक रही हूं, लेकिन ये पार्टी को कलंकित ना करें। ये उन्होंने कोयल मलिक के इस्तीफे पर कहा। उन्होंने कहा कि और कोयल ने मुझे फोन करके बताया कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं, लेकिन उन्होंने कहा ये ईडी सीबीआई के डर से हो रहा है सब कुछ। लेकिन फिर वो उन्होंने अपनी तरफ से हाथ जोड़ के कहा जिसको जाना है प्लीज 21 जुलाई से पहले पहले चले जाओ। हाथ जोड़ के कह रही हूं पार्टी को बदनाम मत करो। तो ये उन्होंने कल एक बात की। तो इसमें क्योंकि अब हम नेताओं की उसकी बात कर रहे हैं ना, तेवर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या तेवर बताता है? देखिए, जो छोड़ करके जाएगा वो तो कलंकित करके ही जाएगा। आखिर छोड़ने का उसको कोई ग्राउंड तो होना चाहिए ना। तो ग्राउंड में तो यही कहा है, सभी जो निकल रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की वजह से जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की दादागिरी और ममता बनर्जी की गांधारी वाली भूमिका, इसी कारण से पार्टी की ये दुर्दशा हुई है। लोग जो चुनावी हार हुई है वो इसी कारण से हुई है। सर, ये अभिषेक को कहां से कलंक दी? तो अप्रैल में इसको अभी 6 महीने भी नहीं हुए इनको। 2 महीने 2 महीने अप्रैल 2 महीने हुए हैं। वो कोयल मलिक जी आज तक पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा उन्होंने। वो गई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जिसको जाना होगा वो तो तोहमत लगा के ही जाएगा। वो ठीक है बात। कोई को तो ग्राउंड बनाना पड़ेगा ना भाई। सभी भागते हैं, कहते हैं पार्टी में लोकतंत्र नहीं। जैसे उन्होंने ये कहा जिसको जाना है 21 से पहले पहले चले जाओ। देखिए, क्या कोयल जी ने ये कहा होगा कि मैं मिली नहीं हूँ अभिषेक जी से, लेकिन आदमी खराब है वो। नहीं, देखिए 21 से पहले ममता जी के तेवर भी ढल गए क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ढल गए हैं। अब ममता जी बार बार ये कह रही हैं कि देखिए हमने 2006 में पार्टी खड़ी की थी और जिसको जाना है चला जाए, फिर मैं पार्टी दोबारा फिर से खड़ी कर लूंगी, 2026 में खड़ी कर लूंगी। ये बोला। लेकिन 20 साल का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल होता है। क्या ममता बनर्जी में उतनी वो क्षमता रह गई है कि वो पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर सकें? अभी तो बहुत, और ऐसे में खास करके भारतीय दे जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ जो है वो बंगाल के चुनाव के धरातल पे अब ये अकेली भी पड़ गई सर। अकेली तो मतलब इतने लोग छोड़ गए उस लिहाज से नहीं। मैं कह रहा हूँ अभिषेक बनर्जी ऐसा लगता है कि अब तक कानूनी पचड़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे जल्दी। उनको इतने कानून में पकड़ा हुआ है कि वो हर दिन तो ईडी सीबीआई और कोर्ट और जमानत इसी में घूम रहे हैं। आपको किसी दिन आपको दिखाई दे रहा है कि वो फ्रीली कहीं पर घूम रहे हैं, कहीं सभा कर रहे हो, किसी से बात करो, कोई तस्वीर नहीं आती उनकी। सर अगली खबर यहीं की है। एक मामला जो है बड़ा बनता जा रहा है। वो जो एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद बहुत पुरानी है, 100-125 साल पुरानी मस्जिद है। अब सरकार ने कहा कि साहब इसको हम शिफ्ट करेंगे, यहां से तो हटाएंगे इसको। तो टीएमसी ममता गुट और सरकार के बीच में काफी विवाद चल रहा है। ये वो मस्जिद है, एयरपोर्ट के अंदर बनी हुई है। ममता सरकार में मंत्री थे एक सिद्दीकुल्ला चौधरी, तो उन्होंने आज इसी मस्जिद में, आज उनकी जुम्मा है, फ्राइडे है, तो उन्होंने कहा जुम्मे की नमाज हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, मैं हैरान रह गया जान करके। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे नेल कटर भी नहीं ले जा सकते, इतनी सख्ती होती है। बगैर बोर्डिंग पास के या बगैर टिकट दिखाए आप सोच भी नहीं सकते कि मैं अंदर जाने की कोशिश करूं। CISF खुद बसों में भर के लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए लाती थी हर जुम्मे को। यहां CISF बाहर से लोगों को बसों में लाती थी। भाई क्यों? लोगों ने कहा हमारा राइट है नमाज पढ़ना मस्जिद के अंदर, तो CISF को लाना पड़ता था। अब सरकार ने कहा ये नहीं होगा, ये रनवे के एक्सटेंशन के लिए जरूरी है। रनवे का एक्सटेंशन ज़्यादा बड़ा काम है और वो क्योंकि ये मस्जिद उसके नज़दीक है, 200-250 मीटर की दूरी पर है, तो उन्होंने कहा कि ये तो हटेगा, एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ऐलान किया कि हम नमाज तो पढ़ेंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है, भाई हमसे पूछ लेते, बात कर लेते, नोटिस देते हमको, हमारा जवाब सुनते, उसके बाद आप कोई फैसला करते। तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब ज़बरदस्ती की जा रही है। अब आप सोचिए कि ये ज़बरदस्ती ठीक है अगर है भी, या अनुचित है। उनका बयान सुनते हैं। हम लोग दुखी हैं। बंगाल को, हमको, बांकड़ा को बदनाम किया गया। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते हैं, और डिपार्टमेंटल खुतूत बंगाल के लोग देंगे हम क्या करना चाहते हैं। सड़क पर ना हमने किया है, न करेंगे।
एक बात इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा बंगाल में 1 करोड़ मुसलमान हैं, सब आज के जुम्मे के दिन काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़िए, लेकिन ये जानते हैं कि अब सरकार बदल गई। तो उन्होंने कहा लेकिन कोई सड़क पर कोई हंगामा नहीं करेगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कहीं जुलूस नहीं निकलेगा, ये भी उन्होंने साथ में इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन जो बीजेपी के अध्यक्ष शमित भट्टाचार्य, उन्होंने एक बड़ी साफ साफ बात की थी, मुझे बड़ी पसंद आई। इन्होंने कहा कि जो भी लोग मस्जिद हटाने पर नाराज हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर यहां हनुमान जी का मंदिर भी होता ना, तब भी हम उसको हटाते। मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता, तब भी उसको हटाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहता है। कभी नहीं करता ऐसा। भाई पहले तो ये मैंने तो नहीं देखा कि एयरपोर्ट पर इतने बड़ा स्ट्रक्चर कोई मंदिर का हो किसी भी एयरपोर्ट पर, लेकिन वो सारा किया है ना कि ये मस्जिद तो पुरानी एयरपोर्ट बाद में बना है, ये भी ठीक है, शामिल किया गया, ये भी ठीक है। लेकिन जब एयरपोर्ट बना था सर, इसका बंदोबस्त तो तभी कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा आज का नहीं। जब हमारे वाजपेयी जी की सरकार थी तो शाहनवाज हुसैन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था, और बुद्धदेव भट्टाचार्य मेरे ख्याल से उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ बात हुई थी, फिर वो कैसे अटक गया और क्यों नहीं हुआ, ये मतलब कोई सरकार तब भी जो है एयरपोर्ट विस्तार करना चाहती थी। आप सोचिए ये मामला कोलकाता जैसे मेट्रो शहर का एयरपोर्ट जो है उसमें शायद 2 ही रनवे है, शिफ्ट करने की बात है, तो शिफ्ट करने में मतलब इतना विवाद आजकल तो इमारतें शिफ्ट हो रही है, तो वही कह रहा हूं। बट अगर ना भी हो, मैं कहता हूं अगर इस मस्जिद को हटाना ही पड़ता है, तोड़ना ही पड़ता है, तो वो कह रहा है ना कि भाई मंदिर होता तो भी हम हटाते। ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, और सड़कों पर मंदिर होते हैं, हटाए ही जाते हैं। आप गुजरात में सड़क, काशी में नहीं हटे क्या? काशी में सड़क चौड़ीकरण पे उज्जैन में मंदिर हटा है, उज्जैन में मंदिर हटाए गए। एक तस्वीर आपको उत्तराखंड की दिखाता हूँ, ये बात चल रही है तो साथ साथ दिखा दीजिए। इनकी नाक हमेशा चली रहती है। उत्तराखंड में स्पीकर उतारे जा रहे हैं मस्जिदों से, और अपने आप उतार रहे हैं लोग। कानून है, जैसे यूपी में कानून है कि आवाज इतने पे रहेगी और उससे ज्यादा अगर आवाज होगी तो हटा दिया जाएगा। तो वहां पुलिस पहुंची हुई है, आप देखिए, और लोग खुद ही मस्जिदों से जो है उधम सिंह नगर में और एक आध जगह पर जसपुर, काशीपुर, किच्चा, नानक मत्ता, खटीमा, इन सब इलाकों में कार्रवाई हुई है। मस्जिदों से ऐसे लाउड स्पीकर उतरे, यूपी में भी उतरे थे, ऐसा ही हुआ था। भाई लॉ इज लॉ, उसमें फिर आप उसमें भावनाएं किसी की नहीं आनी चाहिए आड़े। कानून है तो है। अब बोलिए जी। देखिए मतलब काशी विश्वनाथ सबको ध्यान में है, और उस वक्त भी तब आरोप ये लगाया जा रहा था कि देखो मंदिर तोड़ दे रहे हैं। अब ये दिख रहा है तो कह रहे हैं देखो मस्जिद तोड़ देते हैं। अहमदाबाद में तब तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, नगर निगम चुनाव के पहले किया था। अहमदाबाद उसी वजह से ठीक हो गया, नहीं तो बहुत कंजेस्टेड हुआ करता था। ये उदाहरण ध्यान से है तो एक और याद दिलाता हूँ, 2019 कुंभ के पहले हमारे शहर प्रयागराज में, और वो तो जो भी 19 के पहले गया होगा उसको ध्यान में होगा, सिविल लाइंस, मेन सिविल लाइंस जो सबसे पॉश इलाका है, चारों तरफ रास्ते जाने वाले, वहां यूको बैंक है। यूको बैंक के ठीक सामने एक मजार थी। उस पर जब दोपहर की नमाज होती थी तो इधर की तरफ तो नमाज पढ़ने वाले और इधर की तरफ उनकी बाइक और कार, तो पूरा रास्ता मेन सिविल लाइंस का जो आगे रेलवे के दफ्तर जाता था, लेकिन 19 के पहले हटा। बैरहना में काली जी का मंदिर था, सड़क चौड़ी करनी थी, खूब विरोध हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने हटा। मेरा यह मानना है सामान्य जीवन को बेहतर करने के लिए जहां भी ये सब करना है बिना संकोच करना चाहिए। और एक चीज और, आस्था रखिए, आस्था जिनमें रखते हैं उनको सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, बस अड्डे पर, सड़क के बीच में मत छोड़ो। चलें ठीक। अरे भाई नरेंद्र मोदी के विरोधी तो बताते हैं ये आरोप लगाते हुए कि ये पता कीजिए इन्होंने गुजरात में सड़क बनाने के नाम पर कितने मंदिर उजाड़े, ये उनके बारे में विरोधी कहते हैं उनके। चले आगे, एक दिग्विजय सिंह का बयान आया है और मुझे मालूम है कि इस पर आप लोगों की रिएक्शन जरूर होंगे। दिग्विजय सिंह ने, मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी हो रही है, कई राज्यों में हो गया, एमपी में भी हो रही है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि देखिए यूसीसी जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। ठीक है, ये तो उनसे एक्सपेक्टेड है। फिर उन्होंने कहा वैसे एक बात आपको और याद दिला दूं कि ये यूसीसी का प्रोविजन संविधान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने डलवाया था। यूसीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट है। इसमें ये भी इनको भूलना नहीं चाहिए कि संविधान का अंग बनाया गया था जब कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए यूनिफाइड सिविल कोड का उसका जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, उसमें कटुता पैदा नहीं होना चाहिए।
अब आपने डलवाया, कांग्रेस ने डलवाया, तो 80 साल से उस पर आगे बढ़े क्यों नहीं? अब बढ़ जाओ। आप कह रहे हो हमने डलवाया था, तो कुछ सोच के डलवाया था, यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया था, तो अभी सहमत फिर समर्थन करें दिग्विजय सिंह? सबको समर्थन करना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी यही इतने दिनों से कर क्या रही थी? यूसीसी पर तो हमेशा कांग्रेस पार्टी विरोध में रही है, कहती है सारे समुदायों को, मैंने कम से कम मुस्लिम समाज को साथ ले लेना चाहिए। 70 साल में तो मुस्लिम समाज को समझा नहीं पाया यह देश कि भाई यूसीसी जरूरी है। कभी प्रयास ही नहीं हुआ सर? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज मानने के लिए तैयार थोड़े होगा कि यूसीसी पर में। वो तो कहते हैं हम पर्सनल लॉ से गाइड होते हैं। अब कैसे मान जा रहे हैं? चार राज्यों में तो हो गया। देखिए फिर वही बात है ना, जब कानून का डंडा चलता है ना तो आप माने। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो एक होता था ना, बउआ खा लो खा लो खा लो, अबे दूसरा होता नहीं खाए तो दूध थप्पड़ देंगे, तो वो वाला स्थिति हो गई है। नहीं करोगे कैसे? करना पड़ेगा। कुछ वैसे ही है जैसे ही कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का तो ताले तो हमने खुलवाया था। बिल्कुल। अब राम मंदिर भाई मैं कहता हूँ काउ स्लॉटर जो है वो भी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो करा लेते तुम। क्या है, क्या कहना क्या चाह रहे थे यूसीसी पर? अभी तो कांग्रेस भी नहीं बता सकते कि दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं। तो कांग्रेस इस समय दिग्विजय सिंह डरी हुई है कि वो क्या बोल दे और पार्टी के लिए फजीयत कर दे। जिस तरीके से उन्होंने जीतू पटवारी के बयान को लेकर जिस तरीके से पार्टी के लिए फजीयत खड़ी कर दी थी, और अब उन्होंने जो यात्रा शुरू करी है और उसके बाद उन्होंने भी यूसीसी का बयान दिया है, और मुझे लगता है कि उन्होंने बयान देकर बहुत स्पष्ट कर दिया है, और जिन लोगों को नहीं मालूम था उनको भी बता दिया है कि भाई संविधान में तो कांग्रेस लेकर आई थी लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी। सर समय मेरा चला गया, लेकिन एक खबर मैंने हर्षवर्धन जी के लिए रखी थी आज स्पेशली, जाते जाते जरूरी है बताना, इनका दिल खुश हो जाएगा, मतलब सांत्वना सी है इनके लिए। E20 पर जो चल रहा है ना मामला, रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे पूरे देश में इसकी चर्चा फिर होने लग गई है। 2024 में एक गाड़ी बेची गई जिसका इंजन E20 फ्यूल की वजह से खराब हुआ पाया गया, मारुति का। अब उनका कंज्यूमर कोर्ट का आदेश है कि ग्राहक को नई गाड़ी दी जाए और वो गाड़ी देना जो E20 पेट्रोल से कंपैटिबल हो, वरना पूरी गाड़ी की कीमत इनको जो है लौटाई जाए। 20 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत एक डॉक्टर साहब ने देकर के गाड़ी खरीदी थी, मगर कंपनी अभी भी कह रही है हमारी गाड़ी E20 कंपैटिबल ही थी, ये गाड़ी खराब पेट्रोल की वजह से खराब हुई है, मतलब गंदे पेट्रोल की वजह से खराब हुई है, E20 की वजह से खराब नहीं हुई है। तो अब वो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे इसको। लेकिन अपने किस्म का पहला मामला है देश के अंदर E20 पर कंज्यूमर कोर्ट का। देखिए पहला मामला है, और जो देश में डिबेट चल रही है उस डिबेट को ये पुख्ता करता है। कोई सरकार के इनिशिएटिव के खिलाफ या आयात बिल कम हो जाए इसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन अगर इतने तरह के भ्रम है और ये सब सामने दिख रहा है तो सरकार को स्पष्टता से बताना चाहिए। ये बहुत ठीक नहीं है कि आप भ्रम का वातावरण बना के कहें नहीं वो तो हमारा बस इतना हिस्सा है, वो तो इतना कम हो जाता है माइलेज, ऐसे चलेगा नहीं। सर मेंशन नॉट सर, मुझे लगा वो थैंक यू कहेंगे मुझे खबर दिखाने की। सरकार कितनी बार बताया भाई, सरकार तो इतनी बार बता चुका है। सर समय नहीं सर, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, प्रोफेसर बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 1 बजे आपसे।